हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने जो नया पॉइंट लेकर आया हूं, उस पॉइंट का नाम है मेरे दोस्तों डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन दोष। क्या नाम है मेरे दोस्तों? डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन दोष। और कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि कोरोना के कारण वैक्सीन लगी थी, जिससे मतलब बुखार हो गया था। अब आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। और दोस्तों कल आपको मैंने जो परसों आपको मैंने आर्मेचर रिएक्शन दोष पढ़ाया, उसके बारे में सारे क्वेश्चन कराए। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, क्या पता वो एग्जाम में आ जाए। मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन के एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेंगे। और जो स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपके पास डेली सुबह 7 बजे मॉर्निंग में न्यू क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों। और देखिएगा, मैं मतलब मेरे पास में इस टाइम काफ़ी मैसेज भी आ रहे हैं कि यार अभी तो मैं स्टार्ट ही हुआ हूँ और क्लास चालू ही करी है और इतनी जल्दी मैसेज आने लग गए, सर ये सही है क्या, सर ये गलत है क्या, सर ये सही है क्या। मतलब टेक्निकल में इतनी गलती लिखाई जा रही है, इतनी गलत सिस्टम को पढ़ाया जा रहा है, हर लड़के पढ़ भी रहे हैं। बहुत अफसोस की बात होती है। अरे मेरे फ़ोन नंबर है आपके पास में, मेरे से डायरेक्ट कॉलिंग करो। आए कि नहीं है? ये नहीं है कि सुधार नहीं किया जा सकता है, सुधार भी किया जा सकता है। आए कि नहीं है? आंसर की में आपको पता है भाई, आंसर की में 8-10 क्वेश्चन गलत आते हैं। मेरे को क्वेश्चन भेजो आंसर की का, अगर आपको सस्पेंस है मैं आपको विद मतलब सॉल्यूशन के आपको आंसर भेजूंगा, फिर उसका किस प्रकार आंसर आया और प्रूफ भेजूंगा। इसका गूगल का लो, बुक का लो, सारे तरह आपको सब तरह के मैं प्रूफ भेजूंगा, आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आए कि नहीं आए? लेकिन गलत चीज़ न पढ़ें। आए कि नहीं आए? क्योंकि गलत चीज़ पढ़ने से क्या है, वहाँ भी क्वेश्चन गलत होगा और आप नेगेटिव की वजह से एक क्वेश्चन से भी मात खा सकते हैं। आए कि नहीं आए? क्योंकि आजकल कंपटीशन 0.5 नंबर का ही होता है मेरे दोस्तों, आपको भी पता है। ठीक है, तो आज क्लास में बने रहिए। और बहुत खुशी हो रही है, आज आप कमेंट लिखते हो तो मेरे दिल को इतनी खुशी होती है कि इतनी सी जल्दी मुझे इतने लोग चाह रहे हैं, इतने स्टूडेंट मेरे साथ आ चुके हैं। और दोस्तों वादा करता हूं आपसे मैं कि आपके साथ मैं दिन रात मेहनत करूंगा, आपको मेहनत करवाऊंगा। मैं आपके सामने हमेशा हाजिर रहूंगा, खड़ा रहूंगा। आप टेंशन ना ले। और जितने भी ITI के बंदे हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, गांव के लड़के हैं, उन सभी से बोलो, एक एक लड़के भी जोड़ोगे ना तो काफ़ी स्टूडेंट इस चैनल पर लाइव आएंगे। आए कि नहीं आए? तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप अपने दोस्तों से बोलें, कुछ नया देखने को, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आए कि नहीं? आप बताओ, लोग 3-3 दिन में डीसी जनरेटर को कंप्लीट कर देते हैं 4 पन्नों में। ऐसा हो सकता है कि बताओ आप? हाँ, चार पन्नों में डीसी जनरेटर कंप्लीट कर दिया तो आपको अधूरा ज्ञान देके, हाँ, अधूरा ज्ञान देके आपको मैटर भी करा दिया जाता है और आप सोचते हो कि हमारा टेक्निकल का कोर्स हो गया। ठीक है, ओके दोस्तों, अब चालू करते हैं। देखो आज आपका नया जो पॉइंट चालू करूंगा, उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और रह गए थे आर्मेचर रिएक्शन के, उनको अपन करा देते हैं। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसका कि डीसी मशीन में, किस में दोस्तों? देखो डीसी मशीन में, देखना भाई साफ दिख रहा है ना। देखो दोस्तों, डीसी मशीन में, किस में? डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया, सही है ना? डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, सही है ना? के कारण, सही है ना? उत्पन्न त्रिभुजाकार, कैसा दोस्तों? त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर होता है। क्या होता है? ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। कोष्टक में ट्रायंगुलर लिख देते हैं अपन लोग। त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर। एमएमएफ की प्रकृति, सही है ना? एमएमएफ की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है, ये है। अब देखो मेरे दोस्तों, आप अच्छे से देखना और समझना इसको। आपसे पूछ रहा है
कि डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न एमएमएफ। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि उत्पन्न एमएमएफ की प्रकृति कैसी होती है। एमएमएफ की इसकी होती है ट्रायंगुलर। सही बात है कि नहीं, ट्रायंगुलर प्रकार का होता है, लेकिन ये होता कैसा है और मतलब क्या काम करता है। हाँ, तो देखो दोस्तों, ये जो एमएमएफ होता है ना, ये याद रखना आर्मेचर के सापेक्ष तो गुणमान, क्योंकि आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर के सापेक्ष तो गुणमान होता है। और स्टेटर याद रखना, स्टेटर कभी घूमता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, ये है, ये मशीन है, सही है ना। अब ये आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला ये पूरा ये स्टेटर होता है ना, ये वाला साइड्स होती है जो खाली हो रही है, ये स्टेटर होता है, ये स्टेटर होता है, ये घूमता नहीं है, तो स्थिर पार्ट्स है, ठीक है ना। ये स्टेटर होता है, स्टेटर कभी घूमता नहीं है, याद रखना। हाँ, और इस पे क्या लगे होते हैं, स्टेटर पे ध्रुव लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ध्रुव। तो जो उत्पन्न एमएमएफ होता है ना, वो स्टेटर के सापेक्ष तो स्थिर, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। स्टेटर के सापेक्ष क्या होएगा? स्थिर, यानी कि स्टेटर घूमता नहीं है। घूमता कौन है दोस्तों? आर्मेचर। तो आर्मेचर के सापेक्ष तो गुणमान होता है, आर्मेचर घूमता है। स्टेटर के सापेक्ष स्थिर होता है, यानी कि स्टेटर घूमता नहीं है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो उत्पन्न एमएमएफ होता है ना, क्या होता है? एमएमएफ उत्पन्न होता है, वो आर्मेचर के सापेक्ष तो गुणमान, रोटेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, आर्मेचर के सापेक्ष रोटेटिंग को बोलते हैं गुणमान। कैसा दोस्तों? गुणमान, सही है ना। यानी कि आर्मेचर के सापेक्ष कैसा होता है? रोटेटिंग होता है। एंड स्टेटर के सापेक्ष स्थिर होता है। स्टेटर ध्रुव के सापेक्ष, सही है ना, स्टेटर ध्रुव के सापेक्ष क्या होता है? स्थिर होता है, स्थिर होता है। स्टेटर फील्ड ध्रुव है ना, पूरा लिख देते हैं लड़के, फिर यहां कंफ्यूज रहेंगे। स्टेटर फील्ड ध्रुव, सही है ना। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि बताओ डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो एमएमएफ होता है ना, वो कैसा होता है। एमएमएफ कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। और ये कैसा काम करता है जनरेटर में? तो देखो, आर्मेचर घूमता है ना, तो देखो आर्मेचर के सापेक्ष तो रोटेटिंग होगा। आर्मेचर के सापेक्ष क्या होगा दोस्तों? रोटेटिंग होगा। और स्टेटर फील्ड ध्रुव के सापेक्ष क्या होगा? स्थिर होगा। स्टेटर कभी घूमता नहीं है। बोलो, क्लियर हो गया क्वेश्चन? चले आगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, ले लिया, क्लियर हो गया ना। अब देखो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। देखो, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? यह है दोस्तों, कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, यह है ना। तो मैंने बताया डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया के दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक तो डायामैग्नेटिज्म यानी कि विद्युतचुंबकीय प्रभाव, और एक होता है क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। बोलो, सही बात है कि नहीं? मैंने आपको जो परसों क्लास ली थी उसी के अंदर समझाया था कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण कितने प्रभाव उत्पन्न होते हैं? दो, एक तो क्रॉस चुंबकीय और एक होते हैं विद्युत चुंबकीय। तो इसके कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो देखो दोस्तों, इसके कारण दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, सही है ना। कितने प्रभाव उत्पन्न होते हैं? दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो पहला होता है क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। बोलो, कौन सा होगा? क्रॉस चुंबकीय प्रभाव, सही है ना। बताओ, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव, सही है ना। और दूसरा कौन सा होता है? बी चुंबकीय प्रभाव। बोलो, समझ में आ गया ना। अरे, कौन सा प्रभाव?
बीच चुंबकीय प्रभाव, सही है ना। बताओ आर्मेचर रिएक्शन के कारण कितने प्रभाव उत्पन्न होते हैं? दो होते हैं। पहला कौन सा है? क्रॉस चुंबकीय प्रभाव, और दूसरा कौन सा है? बीच चुंबकीय प्रभाव। बोलो समझ में आ गया? जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं जो मैं परसों की क्लास में बताया था, ये 2 क्वेश्चन रह गए थे, उनको बता रहा हूँ। और आप जो कुछ छूट चुका है आपका, आप पिछली वीडियो को देखें, हाँ, लेक्चर नंबर 15 को देखें, लेक्चर नंबर 14 को देखें, लेक्चर नंबर 13 को देखें, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अभी जाना नहीं है, आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरी क्लास लेनी है, कैसे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो आप लोग फटाफट। हाँ जी, बोलो ले लिया ना। अब देखो, अब लास्ट क्वेश्चन और है कि बताना दोस्तों, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, हाँ जी, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण। अब देखना दोस्तों, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण एक तो एमएनए, क्या दोस्तों? एमएनए, एक होता है जीएनए, जीएनए, सही है ना, और एक होता है कार्बन ब्रूस, कार्बन ब्रूस, सही है ना, कार्बन ब्रूस, सही है ना। अब देखो, एमएनए का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, यानी कि चुंबकीय उदासीन अक्ष, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, सही है ना। और जीएनए का मतलब जियोमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष, ये मैंने परसों पढ़ा दी थी आपको, है ना। अब देखो कार्बन ब्रूस, तो डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जीएनए, एमएनए, कार्बन ब्रूस कौन से लोड पर, ध्यान रखना, कौन से लोड पर, कौन से लोड पर, कौन से लोड पर एक ही अक्ष पर होते हैं, एक ही अक्ष पर होते हैं, ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, जब डीसी जनरेटर में लोड नहीं होता है, लोड नहीं होता है, तो मेरे दोस्तों याद रखना, देखो ये चुंबक के ध्रुव है, ये वाले, सही है ना। और ये क्या होता है? आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर है ना, सही है ना। अब देखो ये वाली लाइन है ना। अब इसमें क्या होता है, जब जनरेटर पे लोड नहीं होता है, जब जनरेटर पे लोड नहीं होता है, उस समय देखो, एक तो कार्बन ब्रूस, ये कार्बन ब्रूस है, क्या है दोस्तों? कार्बन ब्रूस, ये कार्बन ब्रूस रही आपकी। ठीक है, इसके बाद में इसी अक्ष पर ध्यान रखना एमएनए होता है, और इसी अक्ष पर जीएनए होता है। याद रखना कि जब जनरेटर पर लोड का मान 0 होता है, जब जनरेटर पर लोड का मान क्या होता है? 0 होता है, तो ये एक तो एमएनए, एक जीएनए और एक कार्बन ब्रूस, ये तीनों एक ही अक्ष पर होते हैं। तीनों कौन से अक्ष पर होते हैं? एक ही अक्ष पर होते हैं। तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण एमएनए, जीएनए और कार्बन ब्रूस कौन से लोड पर एक ही अक्ष पर होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं? तो आपसे पूछेगा शून्य लोड, आधा लोड, फुल लोड। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो लड़के गलती करेंगे ना, वो लड़के करेंगे भाई एक ही अक्ष पर कौन सी अवस्था में होगा। इसमें लड़के ध्यान रखना फुल लोड ज़्यादा करके आएंगे। फुल लोड, मुझे पता है ना, लड़के आईटीआई के लड़कों को अच्छे से जानता हूँ मैं, आए कि नहीं, मुझे पढ़ाते पढ़ाते 13-14 साल हो गए। इतनी सी एज के अंदर मैं भी बहुत छोटा सा पढ़ाने लग गया था, तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब जो आदमी 14-15 साल रेगुलर आईटीआई के स्टूडेंट के साथ रहा है, तो मैं तो शकल देख के बता देता हूँ कि मन में इसके क्या चल रहा है, आए कि नहीं आए। तो याद रखना मेरे दोस्तों, अब बताना कि जो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताओ डीसी मशीन के आर्मेचर में कौन से लोड पर एमएनए, जीएनए, कार्बन ब्रूस दोनों एक ही अक्ष पर होते हैं, तो उसका नाम होता है शून्य लोड। कौन सा होता है दोस्तों? शून्य लोड। आपके आंसर आएगा, ध्यान रखना, ऐसे पूछेगा दोस्तों फुल लोड। यह क्वेश्चन एसएससी जेईएन के पेपर में आ चुका है। फुल लोड आपसे पूछेगा बी में शून्य लोड, कौन सा आएगा दोस्तों? शून्य लोड। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारी एग्जाम में आने वाला, जो फ्यूचर में नेक्स्ट एग्जाम लगेगी। सी आएगा दोस्तों, देखो आधा लोड, कौन सा लोड? आधा लोड, सही है ना। और डी आएगा 1/4 लोड, कौन सा लोड आएगा? 1/4 लोड, ये आएगा। तो बताओ दोस्तों, डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण एमएनए, जीएनए, कार्बन ब्रूस कौन से लोड पर एक ही अक्ष में होते हैं, तो कौन सा लोड होगा मेरे दोस्तों? वो शून्य लोड होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? तो फटाफट लगाओ, इसको छापो, इसको छापो मेरे दोस्तों। हाँ जी, फटाफट लगा लिया ना। अब देखो, इसके बाद में अब जो नया पॉइंट चल रहा है ना, अब देखो,
अब जो आज का नया पॉइंट है, तैयार हो जाओ। बोलो समझ में आ रहा है, मजा आ गया ना। अब देखना तुम आर्मेचर रिएक्शन मेरे दोस्तों, आप है ना, अब हल करके देखना और तुम बताया करो, कमेंट में लिखा करो आप लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। हाँ, और क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे, बुक में निकल रहे कि नहीं निकल रहे, आप बताया करो मुझे, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले। इतना प्यार मिलता है, बहुत खुशी होती है आप लोगों की। तो देखिएगा, अब बताना जो अगला पॉइंट होता है ना, वो होता है कम्यूटेशन दोष। आराम से देखो, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन कौन सा है? कम्यूटेशन इसे बोलते हैं, ध्यान रखना, दिक् परिवर्तन। आराम से देखो, क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तन। अब इधर देखो, दिक् परिवर्तन, हाँ जी, ये क्या चीज़ है? इधर देखना। अब एक बात बताओ कि ये तो आर्मेचर रहा, कौन रहा? आर्मेचर। अब बता, आर्मेचर के अंदर कौन सी सप्लाई उत्पन्न होगी? एसी। कौन सी उत्पन्न होगी? एसी। अब डीसी जनरेटर में हमें इस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलना है। एसी को किस में बदलना है? डीसी में बदलना है। प्लीज़ सभी स्टूडेंट अच्छे से सुने, देखे, समझे इन चीज़ों को, है ना। तो बताओ हमें, जो जनरेटर में, आर्मेचर में कौन सी बन रही है? एसी। अब डीसी सप्लाई कहाँ आती है? कम्यूटेटर पर आती है। कहाँ पर आती है? कम्यूटेटर पर। ये कम्यूटेटर हो गया, और कम्यूटेटर की बीच में पत्तियों में ये माइका होता है। क्या होता है दोस्तों? माइका होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? माइका होता है। अब ये माइका क्या करता है? इसके अंदर ये जो माइका है, ये माइका, और ये है कम्यूटेटर। क्या है? कम्यूटेटर। ठीक है। अब ये कार्बन ब्रुश है। अब आपको पता है ना कि जब भाई आर्मेचर घूमेगा, क्या घूमेगा? आर्मेचर, तो ये कम्यूटेटर भी घूमेगा, नहीं तो तार टूटेगा ना आपका। तो देखो, जब आर्मेचर घूमेगा तो ये कम्यूटेटर भी घूमेगा, सही है ना। अब देखो, आप बताना ऐसी स्थिति आएगी क्या? जब ये आर्मेचर घूमेगा तो ये कम्यूटेटर भी घूमेगा। अब ऐसी स्थिति आएगी ना, जब ये में कम्यूटेटर भी यूँ घूमेगा, ये वाला यूँ घूमेगा, तो देखना, ये कार्बन ब्रुश के बीच में पदार्थ है, सॉरी, कम्यूटेटर की पत्तियों के बीच में। कम्यूटेटर के दो सिरे होते हैं, एक तो S1 होता है और एक होता है S2 होता है, सही है ना। इन दोनों को अलग रखने के लिए इनके बीच में क्या भर दिया है? माइका। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कम्यूटेटर की पत्तियों के बीच में कौन सा पदार्थ भरा होता है? माइका भरी होती है। क्या भरी होती है? माइका, जिसे अभ्रक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? अभ्रक कहते हैं। अब क्या होता है कि आपका जैसे ही आर्मेचर घूमा, कम्यूटेटर भी घूमेगा। अरे राइट है ना। अब बताओ, ऐसी स्थिति आएगी कि देखना आप लोग, ऐसी स्थिति आती है कि जब घूमता है आर्मेचर, आपको इसको चित्र को बताऊंगा तो बता देना मेरे को, तुम ऐसी स्थिति आती है क्या? आप भी बोलना। अब भाई साहब आर्मेचर घूम चुका है, और ये आर्मेचर की सप्लाई जो एसी होती है वो कम्यूटेटर पर आती है ना, और कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है ना। अब बताओ, ऐसी स्थिति आएगी, देखना, ऐसी स्थिति आना श्योर है, ये जरूर ऐसी स्थिति आएगी। अब बताओ, अब देखो मेरे दोस्तों, अब इसमें लोड बाद में लगा दूंगा मैं। अब बताओ, जब ये आर्मेचर यूँ घूमा है तो कम्यूटेटर भी ये घूमेगा। जब कम्यूटेटर ये घूमेगा तो अच्छे से देखो दोस्तों, ये यूँ घुमा, यूँ घुमा, यूँ घुमा, है ना। तो देखो, जब ये यूँ घुमा, यूँ घुमा, यूँ घुमा, ये स्थिति आ गई, सही है। इसका मतलब ये कार्बन ब्रुश एक अर्धचालक पदार्थ है इसने। अब इसने दो कम्यूटेटर सेगमेंट को आपस में शॉर्ट कर दिया। दो कम्यूटेटर सेगमेंट को आपस में क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कार्बन एक अर्धचालक पदार्थ होता है। यहाँ पे तो देखो, आप देखो, ये बीच में माइका भर रहा है, तो देखो ये साइड तो अलग है और ये साइड अलग है, यहाँ तो अलग है, लेकिन यहाँ देखो ये दोनों साइड एक जैसी आ गई ना, अलग अलग। बोलो सही है ना, क्योंकि ये घूमा है। क्या होता है? घूमा है, तो ये और भी घूमेगा। ये तो 1/5 माह, 1/500 माह सेकंड पर काम करती है स्थिति। क्यों? क्योंकि आर्मेचर तो फटाफट घूमता है, और जैसे ही घूमता है तो यहाँ से ही थोड़ी है, ये थोड़ी होता है कि यहीं रुक जाता है, ये नहीं, ये तो घूमता रहता है, लेकिन पल सेकंड का काम होता है। तो दोस्तों, जब आर्मेचर घूमेगा तो कम्यूटेटर भी घूमेगा। कम्यूटेटर घूमने के कारण एक कार्बन ब्रुश होता है जो कि कम्यूटेटर सेगमेंट को आपस में शॉर्ट सर्किट कर देता है। बोलो क्लियर आ गया? क्या कर देता है? शॉर्ट सर्किट। इधर देखो, इधर बताओ, शुरू की स्थिति में ये दोनों अलग अलग रहते हैं, अलग अलग है, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, और बीच में कुछ अलग पदार्थ माइका भरा है। बोलो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। अब देखो, जैसे ये घूमा है तो दोनों एक स्थिति ऐसी आएगी,
भाई ये घूमेगा तो ऐसी स्थिति आएगी ना, ऐसे यूँ घूमा तो ये स्थिति आ गई, ये आगे यूँ भगा, ये यूँ भगा, यूँ भगा ना ये, तो ये स्थिति आ गई। अब देखो एक कार्बन ब्रुश ने कम्यूटेटर सेगमेंट को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। जो आर्मेचर में जो एसी बन रही थी वो नीचे आ रही थी, कहाँ आ रही थी, नीचे। क्यों, इस एसी को किस में बदलना है, डीसी में। डीसी में कौन बदलता है, कम्यूटेटर। कौन बदलता है, कम्यूटेटर। और जैसे ही यहाँ नीचे से एक कार्बन ब्रुश इस कम्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट कर देती है तो नीचे से भयंकर शॉर्ट सर्किट होता है। कौन शॉर्ट सर्किट करती है, कार्बन ब्रुश करती है। और नीचे से भयंकर शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो धारा नीचे आने की कोशिश करती है, जो धारा नीचे आती है ना, और वो शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसकी दिशा बदलती है। नीचे से इसकी दिशा क्या करती है, बदलती है। जो करंट नीचे आ रही थी, जो करंट कहाँ आ रही थी, नीचे आ रही थी, तो वो करंट नीचे से कार्बन ब्रुश शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण वह करंट को कहाँ भेज देता है, ऊपर, ऊपर भेजता है। तो देखो आर्मेचर में बनने वाली एसी नीचे आ रही थी, किस में बदलने के लिए, डीसी में बदलने के लिए। आर्मेचर में बनने वाली एसी कहाँ आ रही थी, नीचे। और नीचे से क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट, इसलिए धारा कहाँ जा रही है, ऊपर। इसलिए धारा कहाँ जा रही है, ऊपर। अब जैसे दिशा विपरीत होगी तो करंट तो नीचे आ रही है और फिर करंट शॉर्ट सर्किट करंट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो इस नीचे और ऊपर के इस परिवर्तन के कारण, इस परिवर्तन के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स, करंट के इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, जिससे इसमें स्पार्किंग होती है। क्या होती है, स्पार्किंग। याद रखना क्या होती है, स्पार्किंग होती है। एक बार और मेरे दोस्तों अच्छे से देखो भाई, आर्मेचर में कौन सी सप्लाई बन रही है, एसी। और वो एसी जो करंट बन रहा है, उस एसी को बदलने के लिए, डीसी में बदलने के लिए क्या लगा होता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ये लग रहा, और इस कम्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट कौन कर रहा है, कार्बन ब्रुश। अब जिससे नीचे से शॉर्ट सर्किट करता है तो धारा नीचे आ रही है, सही है ना। धारा कहाँ आ रही है, नीचे। शॉर्ट सर्किट के कारण धारा कहाँ जाएगी, ऊपर। दिशा बदल रही है, क्या बदल रही है, दिशा। नीचे आने की बजाय अब धारा की क्या बदल गई, दिशा बदल गई। और जैसे ही दिशा बदलती है तो इस करंट में आपस में, इस रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स के आपस में टकराने के कारण इसमें स्पार्किंग होती है। इस दोष को बोला जाता है कम्यूटेशन दोष। क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों, कम्यूटेशन दोष। अब इसकी परिभाषा कैसे होगी, देखो आराम से देखना, परिभाषा समझाता हूं मैं इसकी। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, देखो चित्र बनाता हूं मैं इसका, देखो आराम से देखो। ये तो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर है, देखो आराम से बनाऊंगा इसका ड्राइंग। ये है कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर के दो सिरे हैं, कौन कौन से, S1 और S2। तो देखो ये बना दिया S1 और S2, सही है ना। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है, कार्बन ब्रुश। ये क्या है, कार्बन ब्रुश, जो दो कम्यूटेटर सेगमेंट को क्या कर रही है, शॉर्ट सर्किट। ये कार्बन ब्रुश बना दी, देखो ये कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट कर रही है। हाँ ये सही है ना, क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसमें कम्यूटेटर पर, ये कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर, कम्यूटेटर पर क्या लग रही है, आर्मेचर वाइंडिंग। क्या लग रही है, आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखो मैंने आर्मेचर वाइंडिंग बनाऊंगा, ये आर्मेचर बाइंडिंग बना दी। क्या बना दी, आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग की धारा कहाँ आ रही थी, नीचे। ये नीचे आ रही है, देखो कहाँ आ रही है दोस्तों, नीचे आ रही है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। लेकिन शॉर्ट सर्किट कहाँ से हुआ है, नीचे से। अब करंट कहाँ जाएगी, ऊपर। तो देखो ये वापस ऊपर गई, देखो ये गई ऊपर। बोलो सही है कि नहीं, कहाँ गई है, ऊपर। तो देखो आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की दिशा में, आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की दिशा में जो परिवर्तन होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे कम्यूटेशन दोष कहते हैं। जो परिवर्तन होता है उसे कम्यूटेशन दोष कहा जाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना, बोलो क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। एक बार और ध्यान रखना, आर्मेचर वाइंडिंग में धारा कहाँ आ रही थी, नीचे, कम्यूटेटर पर आ रही थी, परंतु कार्बन ब्रुश ने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, जिससे धारा कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाती है। जिससे धारा कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाती है। बोलो क्लियर हो गया। एक बार और समझो मेरे दोस्तों, बताओ आर्मेचर में बनने वाली करंट कहाँ आ रही थी, नीचे। नीचे किस पर आ रही थी, कम्यूटेटर पर। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, परंतु ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसने किया है, कार्बन ब्रुश ने। किसने किया है, कार्बन ब्रुश ने। ये देखो कार्बन ब्रुश लगा देता हूं,
आराम से देखो, यह है आपकी कार्बन बोरोस, सही है ना। और ये क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग। ये लो आर्मेचर बाइंडिंग, ऐसे लिख देता हूँ, ये लो आर्मेचर वाइंडिंग, सही है ना। क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग, सही है ना। तो देखो इस आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट आ रही थी ना वो नीचे आ रही थी, परंतु कार्बन ब्रुश ने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है और वो करंट कहाँ जाएगी, ऊपर। तो इस आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट होती है उसकी धारा की दिशा में जो परिवर्तन आता है, उसकी धारा की दिशा में जो परिवर्तन आता है उसे कम्यूटेशन दोष कहा जाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे दोस्तों, अब जब धारा की दिशा में परिवर्तन आएगा, वो ऐसी बन रही थी करंट, वो नीचे ऐसे आ रही थी, हाँ नीचे की ओर आ रही थी और नीचे से शॉर्ट सर्किट हो रहा था, फिर ये ऊपर जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराने के कारण इसमें स्पार्किंग हो रही थी, स्पार्किंग चिंगारी आ रही थी, स्पूलिंग हो रहा था। इस स्पार्किंग के कारण वाइंडिंग जल जाती है। बोलो सही बात है कि नहीं, वाइंडिंग जल सकती है, मशीन गर्म हो जाती है, मशीन की दक्षता घट जाती है, मशीन की आयु घट जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो दोस्तों, अब इसकी परिभाषा करते हैं अपन लोग, देखिएगा समझ में आ गया ना। अब देखो सुनो, अब आराम से, अब इधर देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं और क्या लिखते हैं। देखो आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की दिशा में होने वाले परिवर्तन को कम्यूटेशन दोष कहा जाता है। बोलो समझ में, ये कैसे हुई धारा की दिशा का परिवर्तन, जब एक कार्बन ब्रुश कम्यूटेटर के दो सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट कर देता है। तो देखो जब आराम लिखो, देखो जब एक कार्बन ब्रुश, एक कार्बन ब्रुश, सही है ना, जब एक कार्बन ब्रुश कम्यूटेटर के दो सेगमेंट, कम्यूटेटर के दो सेगमेंट, कम्यूटेटर के दो सेगमेंट को आपस में, सही है ना, कम्यूटेटर के दो सेगमेंट को आपस में शॉर्ट सर्किट, आपस में शॉर्ट सर्किट कर देता है, सही है ना। क्या कर देता है, शॉर्ट सर्किट कर देता है। तो आर्मेचर धारा, तो आर्मेचर धारा की दिशा में, सही है ना, आर्मेचर धारा की दिशा में, आर्मेचर धारा की दिशा में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, सही है ना, होने वाला परिवर्तन, अरे राइट है ना, होने वाला परिवर्तन कम्यूटेशन दोष कहलाता है, कम्यूटेशन दोष कहलाता है। बोलो क्या कहलाएगा, कम्यूटेशन दोष कहलाता है। बताओ जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, बताओ आपके सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार और देखो परिभाषा, जब एक जब वो दो, ये आर्मेचर है, क्या है ये आर्मेचर, और आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल मेरे दोस्तों कम्यूटेटर पर लग रहे हैं। ये क्या है, कम्यूटेटर है, ये क्या है, कम्यूटेटर, ये लो ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर एसी को किस में बदलेगा, डीसी में बदलता है। तो देखो दोस्तों ये कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर है, क्या है, कम्यूटेटर है। अब क्या होता है, अब देखो इसमें कि जब एक कार्बन ब्रुश है कम्यूटेटर के सेगमेंट, दो सेगमेंट को आपस में शॉर्ट सर्किट कर देता है। आर्मेचर में बहने वाली धारा कहाँ आती है, नीचे, कहाँ आती है, नीचे, एसी बनती है वो नीचे आती है। परंतु जब ऐसे ही कार्बन ब्रुश होता है ना, जो कार्बन ब्रुश होता है, ये दो कम्यूटेटर, जो कम्यूटेटर के सेगमेंट है, इनको शॉर्ट सर्किट नीचे से करता है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण भयंकर करंट का बहुत अधिक प्रेशर पड़ता है नीचे से। जब करंट का बहुत अधिक प्रेशर पड़ता है नीचे से, तो ये जो धारा नीचे आ रही थी वो कहाँ जाने की कोशिश करेगी, ऊपर जाने की कोशिश करेगी। कहाँ जाने की, ऊपर जाने की कोशिश करती है। बोलो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब तो दिक्कत नहीं, कई बार समझा दिया। तो देखो जब एक कार्बन ब्रुश कम्यूटेटर के दो सेगमेंट को आपस में शॉर्ट सर्किट कर देता है, तो आर्मेचर धारा की दिशा में होने वाले परिवर्तन को कम्यूटेशन दोष कहा जाता है। यह मशीन में दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो देखो यह दोष
यह दोष दो प्रकार का होता है। यह दोष दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो देखो पहला क्या है? पहला है स्मूथ कम्यूटेशन। कौन सा है? स्मूथ कम्यूटेशन, यानी कि स्मूथ कम्यूटेशन यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्मूथ कम्यूटेशन, इसे बोलते हैं धीमा दिक् परिवर्तन। कौन सा बोलोगे? धीमा दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन, इधर देखो ये क्या होता है? धीमा दिक् परिवर्तन क्या होता है? जब आर्मेचर धारा की दिशा में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जब आर्मेचर धारा की दिशा में धीरे धीरे परिवर्तन होता है उसे धीमा कम्यूटेशन दोष कहते हैं। जब धीरे धीरे परिवर्तन होगा तो स्पार्किंग भी कम होती है। बोलो समझ में आ गया? और जब तेजी से परिवर्तन होगा, तेजी से धारा प्रेशर के साथ बदलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे तो स्पार्किंग ज़्यादा होएगी कि नहीं होएगी? समझ में आ रहा है ना? तो देखिएगा, जब आर्मेचर धारा की दिशा में, जब आर्मेचर, मजा आ रहा है ना? जब आर्मेचर धारा की दिशा में, जब आर्मेचर धारा की दिशा में, नए स्टूडेंट जो आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, कुछ मजा आ रहा है ना? सीखने को मिल रहा है ना? बढ़िया। तो क्या होता है? जब आर्मेचर धारा की दिशा में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। कैसे होता है? धीरे धीरे परिवर्तन होता है। हाँ जी, देखो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, सही है ना? उसे धीमा दिक् परिवर्तन कहते हैं। उसे धीमा दिक् परिवर्तन कहते हैं। उसे धीमा दिक् परिवर्तन कहते हैं। उसे कैसे बोलोगे? धीमा दिक् परिवर्तन कहते हैं, यानी अंडर कम्यूटेशन। समझ में आ गया ना? अब क्या होता है? दूसरा होता है स्मूथ के बाद में रफ। कौन सा होता है? रफ। अब ये रफ कम्यूटेशन क्या होता है? तो देखिएगा, रफ कम्यूटेशन अब देखो रफ कम्यूटेशन क्या चीज है? देखो ये रफ कम्यूटेशन क्या है? ये होता है तेजी से परिवर्तन, यानी कि तेज दिक् परिवर्तन। तेज या फास्ट कर सकते हो, तेज दिक् परिवर्तन। अब ये क्या चीज़ है? इसको देखो आप लोग, तेज दिक् परिवर्तन। अब ये क्या है कि जब आर्मेचर धारा की दिशा में तेजी से परिवर्तन होता है, जब आर्मेचर धारा की दिशा में तेजी से परिवर्तन होता है उसे फास्ट यानी कि तेज दिक् परिवर्तन कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हाल है विजय जी? विजय महावर जी महुआ से कैसे हो जी? क्लास डेली ले रहे हो ना? अरुण महावर जी आप भी ठीक ठाक हो ना? तो देखिएगा रफ कम्यूटेशन क्या होता है। अब ये इसमें क्या होता है देखिएगा, अब इसमें है अंशु जी का भी बुखार आ रहा है, सही नहीं हो पाए हैं, वो जल्दी से जल्दी सही हो जाएंगे, क्लास नहीं ले पा रहे हैं। रफ कम्यूटेशन क्या होता है कि जब आर्मेचर धारा की दिशा में, आर्मेचर धारा की दिशा में, आर्मेचर धारा की दिशा में तेजी से परिवर्तन होता है, तेजी से परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? तेजी से परिवर्तन होता है। समझ में तो आ रहा है ना? तेजी से परिवर्तन होता है, उसे तेज दिक् परिवर्तन दोष कहते हैं। उसे तेज दिक् परिवर्तन दोष कहते हैं, सही है ना? उसे तेज दिक् परिवर्तन दोष कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? बताओ तुम्हारे कम्यूटेशन दोष समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, देखो जब एक कार्बन बुरुश होता है, दो कम्यूटेटर सेगमेंट को क्या कर देता है? शॉर्ट सर्किट, तो धारा नीचे की बजाय कहाँ जाती है? ऊपर। अब जब दो करंट के इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं तो स्पार्किंग होती है कि नहीं होती? उसे कम्यूटेशन दोष कहा जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे कम्यूटेशन दोष कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट छापो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से फटाफट छापो, स्क्रीनशॉट लो।
हाँ जी, ले लिया ना, क्लियर हो गया ना। अब देखो अब क्या होता है, इसके कारण हानि। देखो हानि क्या चीज़ है, अब आपको पता है ना, जब शॉर्ट सर्किट होगा क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट होगा तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट पे तो स्पार्किंग होगी, करंट में स्पार्किंग होगी, हाँ मशीन गर्म हो जाएगी, दक्षता घट जाएगी ना। अब देखो अब बात आती है कम्यूटेशन दोष के कारण हानि। अब कम्यूटेशन, आराम से देखना, कम्यूटेशन दोष के कारण हानि। हाँ जी देखो, कम्यूटेशन दोष के कारण क्या आएगी, हानि। अब देखो ये हानि क्या चीज़ है, कम्यूटेशन दोष के कारण क्या है, हानि। देखो अब बताओ, तुम्हें पता है ना, जब ये करंट आपस में परिवर्तित होगी, हाँ तो आपस में इनकी दिशा ऐसे चलेगी ना, तो देखो करंट नीचे आ रही थी और नीचे प्रेशर के कारण ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो स्पार्किंग होगी। दो करंट से ना इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो क्या होगी, मशीन में स्पार्किंग, हाँ इसे बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पेपर में आ चुका है कि डीसी मशीन में, इस डीसी मशीन के अंदर स्पार्किंग का उत्पन्न होना कौन सा दोष कहलाता है, वो कहलाता है कम्यूटेशन दोष। कौन सा कहलाता है, कम्यूटेशन दोष। तो मेरे दोस्तों अब देखिएगा, इसके कारण जो हानि हो रही है वो पहला होता है मशीन में, देखो मशीन में स्पार्किंग, मशीन में स्पार्किंग, मशीन में स्पार्किंग, सही है ना, इसको बोलते हैं चिंगारी, चिंगारी, या अरे समझ में आ रहा है ना, या स्फूलिंग, या स्फूलिंग, सही है ना, या स्फूलिंग उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या उत्पन्न हो रही है, चिंगारी। जब चिंगारी उत्पन्न हो रही है यहाँ पर, तो दोस्तों ध्यान रखना, आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मशीन गर्म हो जाएगी स्पार्किंग के कारण, दक्षता घट जाएगी, हाँ आयु भी घट जाएगी। याद करना है और आपको रटना नहीं है, केवल इतना याद रखना है, स्पार्किंग होगी मशीन के अंदर। अब देखिएगा दूसरी हानि होती है, आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है, सही है ना। आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो सकती है, जल सकती है। बोलो क्लियर हो गया ना। अब देखो तीसरी हानि क्या होती है इसकी, तीसरी हानि देखो, तीसरी हानि होती है मशीन गर्म हो जाती है, मशीन गर्म हो जाती है, मशीन क्या हो जाती है, गर्म। बोलो क्लियर है कि नहीं। क्यों, स्पार्किंग होगी, चिंगारी होगी तो वाइंडिंग भी जल सकती है, मशीन गर्म हो जाएगी। अगला बताओ, मशीन की दक्षता क्या होगी, घटेगी ना। तो देखो मशीन की दक्षता एज ए सिंपल होता है ना, मशीन की दक्षता घटती है। बोलो क्लियर है ना। आउटपुट भी घटेगी, हाँ प्रेरित वोल्टेज भी क्या होगी, घटेगी, सही है ना। इसका मतलब पांचवा होता है प्रेरित ईएमएफ घटता है, प्रेरित ईएमएफ घटता है। बोलो क्लियर है ना। आयु क्या होगी, घटेगी। अगला छठा है इसका, आयु घटती है, आयु क्या होती है, घटती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब याद रखना, कम्यूटेशन दोष के कारण मशीन में हानि। पहला है मशीन में क्या होती है, स्पार्किंग, क्या होती है, स्पार्किंग, ये तो सिखा दिया मैंने। दूसरा होता है आर्मेचर वाइंडिंग, क्या होती है, जल सकती है, क्या होती है दोस्तों, जल सकती है। अगला मशीन क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है। अगला प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, घटेगा। दक्षता क्या होगी, घटेगी। आयु क्या होगी, घटेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट फिर छापो इसका, हाँ जी स्क्रीनशॉट। चलें अब देखो अब क्या होता है, अब याद रखना, अब कम्यूटेशन दोष के क्या करेंगे अपन, निवारण करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, निवारण। अब अच्छे से सुनना, अब कम्यूटेशन दोष के निवारण करेंगे अपन। निवारण, इसका निवारण क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखो कम्यूटेशन दोष के निवारण, कम्यूटेशन दोष के क्या है, निवारण। क्या है मेरे दोस्तों, निवारण। अब क्या होता है
कि मेरे पास में अब इतने मैसेज आने लग गए हैं कि सर बहुत से लड़कों को तो अब पता पड़ा है कि जनरेटर इतना लंबा होता है, ये चीज़ें होती है। अरे मैं अच्छे से जानता हूँ कितने लड़के IIT कॉलेज रेगुलर जाते हैं। हाँ, कौन कौन से पॉइंट होते हैं अभी लड़कों को ये भी नहीं पता। 4 पन्ने में जनरेटर कर लेते हैं, बहुत ताज्जुब की बात हो रही है ना, बहुत दुख होता है। अरे इसलिए ही तो मैं इस मैदान के अंदर आया हूँ, तो मैं जगाने के लिए आया हूँ। और आप ITI वाले स्टूडेंट हो, मेरे पे विश्वास करके आप एक एक लड़के को जोड़ो, उनको जगाओ और तुम्हें जगना होगा। कि नहीं, अगर कुछ पाना है, हाँ, लेकिन पैसे की बचत करनी है, कुछ पाना है और जल्दी नौकरी लगनी है, तो तुम्हें जल्दी समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, इसके अंदर एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। 4 पन्नों से पार पढ़ने वाली नहीं है, मेरी मान जाओ आप लोग, नहीं तो आपको एग्जाम में जो पेपर आएगा ना आपके सामने, वो सब कुछ दिखा देगा। हाँ, बहुत से लड़के तो आज भी ऐसे हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है, मैं जाने कितने ग्रुपों में डालता हूं। क्यों? वो नया परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते हैं। सबसे ताजुब की बात है, नया परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते हैं कि हमें कुछ सीखने को नया मिल रहा है, कुछ नया ज्ञान मिल रहा है तो इसको ग्रहण कर ले ना। केवल 4 पन्ने में जनरेटर करना है, फंसेगा तो इसमें से ही फंसेगा, बस उसको लगा कर बैठे हैं। हाँ, समझ में आए कि ना? अरे यूपी बिजली बोर्ड के पेपर देखो, आंखों को खोलो अपनी को कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। सक्सेस होने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आए कि नहीं? बहुत लड़के हैं और फटाफट उनके मैसेज आ रहे हैं। हाँ, बहुत लड़के जो पढ़ रहे हैं, वास्तव में मुझे वो ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो ज़्यादा मेरे से खुश हैं। जो मेरे पास डेली कॉल आ रहा है ना, वो लड़के सबसे ज़्यादा खुश हैं जो ठोकर दर दर की खा चुके हैं, जो 5-5 साल से टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, 5 बार 6 बार कोचिंग कर चुके हैं, जिनका कुछ नहीं हो रहा है, उनके सबसे ज़्यादा मेरे पास कॉलिंग आ रही है। मुझे बहुत याद कर रहे हैं कि सर बचा लो, अब हमें लास्ट बार मौका है राजस्थान बिजली विभाग का, हाँ, यूपी बिजली बोर्ड का लास्ट मौका है, बचा लो हमें कैसे भी। आए कि नहीं? उस बहुत मेहनत कराऊंगा मैं आपको, विश्वास करो। आए के लिए मैं खुद भी इन चीज़ों में अचंबा हूँ यार। भाई जाने कितनी गलतियां हैं टेक्निकल के अंदर, किताबों में कितनी गलतियां हैं, आंसर की आती है कितनी गलतियां हैं, उन्हीं को पढ़ पढ़ कर माइंड के अंदर गचा घोच करने में लग रहे हैं। बहुत ताजुब हो रहा है मेरे को। आए कि नहीं? अरे मुझे कॉलिंग करो आप लोग, मैं आपसे बात करूंगा, आपको हर एक क्वेश्चन पे सर्टिफाई करूंगा। नंबर दिए गए हैं ग्रुप के अंदर। आए कि नहीं? यूट्यूब चैनल पर मेरे भैया के नंबर हैं, आप उनसे कॉलिंग करो, मैसेज करो, फिर वो मेरे को बता देंगे। आए कि नहीं? मैं बात करूंगा आप लोगों से। हाँ, बहुत गलतियां हैं, बहुत गलतियां, उनको अभी पढ़ने में लड़ रहे हैं। हाँ, तुम्हें तो बाद में पता पड़ेगा जब आंसर आएगा उसका। ये चीज़ें हैं। आए कि नहीं? अच्छे से तैयारी करो मेरे दोस्तों, जागो, आपको जागना पड़ेगा और आप ही हो जो अपने साथियों को भी जगाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, कम्यूटेशन दोष के निवारण क्या होते हैं तो बताओ मेरे दोस्तों। आर्मेचर बाइंडिंग है जो कि एक कार्बन पुरुष के द्वारा शॉर्ट सर्किट हो गई थी। सही है ना? क्या हो गई थी? शॉर्ट सर्किट। क्यों? कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हुआ तो आर्मेचर बाइंडिंग भी शॉर्ट सर्किट होएगी। सही बात है कि ना? जिसके कारण उसमें स्पार्किंग होगी, धारा की दिशा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट से करंट बढ़ेगी। अब इस करंट जो बढ़ती है ना, जो एक करंट बढ़ती है उसको हमें रोकना है। अब रुकेगी करंट किससे? आपको पता है कि प्रतिरोध करंट का विरोध करता है। प्रतिरोध करंट का क्या करता है? विरोध करता है। समझ में आ गया ना? तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर जो शॉर्ट सर्किट के कारण जो करंट बढ़ती है ना, उसको कम किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो जो पहला निवारण होगा ना इसका, कम्यूटेशन दोष का जो पहला निवारण होगा वो होगा प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर। देखो, पहला है प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर, मान को बढ़ाकर। सही है ना? बोलो, पहला क्या है? प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर। एक बात बताओ कि भाई कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हो चुका है, इसके कारण आर्मेचर बाइंडिंग भी शॉर्ट सर्किट हो चुकी है। जब आर्मेचर बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगी तो करंट भी बहुत भयंकर हो चुका है, और उस करंट को कौन रोकेगा? प्रतिरोध।
सही बात है कि नहीं? करंट को कौन रोकेगा? प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध करंट का क्या करता है? विरोध करता है। उस करंट को कंट्रोल करेगा मेरे दोस्तों। तो इस प्रतिरोध के मान को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो जो ब्रुश होते हैं ना, वो कार्बन के बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तांबे की अपेक्षा कार्बन का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। सही है। ब्रुश ब्रुश जो बनाए जाते हैं वो सामान्यतः किसके बनाए जाते हैं? कार्बन के बनाए जाते हैं। मैंने शुरू में पढ़ा दिया, सबसे अधिक ब्रुश किसके बनेंगे? कार्बन के। आपसे पूछे भाई कार्बन के क्यों बनाए जाते हैं, ये बताओ। डीसी जनरेटर में ब्रुश कार्बन के सबसे अधिक क्यों बनाए जाते हैं? तो कह देना अन्य धातु की अपेक्षा इसका प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक होने के कारण जो कम्यूटेशन होता है उसके कारण शॉर्ट सर्किट धारा होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रतिरोधी गुण बढ़ाने के लिए हमें क्या लगाया जाता है? कार्बन ब्रुश के प्रतिरोध बनाए जाते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाकर है ना, तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए आराम से देखो, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, सही है ना, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, अरे राइट है ना, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, सही है ना, ब्रुश कार्बन के बनाए जाते हैं। ब्रुश कार्बन के बनाए जाते हैं, कार्बन के बनाए जाते हैं। बोलो सही है ना? कार्बन का प्रतिरोध अधिक होने से, कार्बन का प्रतिरोध समझ में तो आ रहा है ना? आज की सब चीज समझ में आ रही है ना? देखो, कार्बन का प्रतिरोध अधिक होने से, कार्बन का प्रतिरोध अधिक होने से, सही है ना, कार्बन का प्रतिरोध अधिक होने से शॉर्ट सर्किट के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण अधिक मान की धारा, अधिक मान की, सही है ना, कौन से मान की दोस्तों? अधिक मान की धारा नियंत्रित हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। बोलो क्लियर हो गया? क्या हो जाती है मेरे दोस्तों? नियंत्रित हो जाती है। बोलो यहां तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला देखो, अगला जो निवारण है वो सबसे मोस्ट निवारण है। जो अगला निवारण है ना वो है, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरपोल का प्रयोग करके। ये मैन है, देखो इंटरपोल, ये मैन है, इंटरपोल वाइंडिंग, ये सबसे मेन, इंटरपोल वाइंडिंग का प्रयोग करके सबसे मोस्ट ये है, इसे बोलते हैं अंतः ध्रुव कुंडलन। सबसे मोस्ट अंतः ध्रुव कुंडलन का प्रयोग करके, सही है ना, अंतः ध्रुव कुंडलन का प्रयोग करके। अब ये क्या चीज होती है? देखो मेरे दोस्तों, अब मैं बना देता हूं इसके अंदर, देखो आपको यहां पर मैं बनाऊंगा, इसमें देखना आप लोग, इसके अंदर क्या होता है। ये तो मैन ध्रुव होते हैं, इसमें 4 तो मैन ध्रुव होते हैं। देखो बता रहा हूँ मैं, 4 फिक्स नहीं है, तो मैं तो इसको चित्र को बना के बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। इसमें तो क्या होता है, देखो इंटरपोल, अच्छे से देखना आप लोग, ये है ना, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या होता है, अब देखो, अरे ये हो गया, ये, अरे ये हो गया, बस अब देखो, है ना, ये है। अब क्या होता है, ये कौन है? आर्मेचर, ये कौन है? आर्मेचर। अच्छे से देखना, अब इसमें अच्छे से देखना, ये मेन चीज है, मेन क्वेश्चन है। अब क्या होता है कि इसमें ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, है ना, ये मेन ध्रुव है। ये क्या है? मेन ध्रुव है। अब देखो ये मेन ध्रुव है, NS
एन और एस, ये तो हो गए मेन ध्रुव। इन दो ध्रुवों के बीच में एक छोटे ध्रुव और होता है, उसे बोलते हैं इंटरपोल। क्या बोलते हैं? इंटरपोल। अब इन दो ध्रुवों के बीच में देखो मेरे दोस्तों, इन दो ध्रुवों के बीच में अब इन दो ध्रुवों के बीच में एक छोटा ध्रुव होता है, उसे बोलते हैं इंटरपोल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इंटरपोल। अब देखते हैं, देखो मैं बता देता हूँ आपको, रुक जाओ एक मिनट, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूँगा बोर्ड पर इसको। अरे बस बस, अब देखो, अब इसमें क्या होता है, इसमें देखना, ये जो दो ध्रुव हैं, ये दो ध्रुव मेन, ये बड़े जो ध्रुव हैं, देखो ये जो दो ध्रुव है, इनके बीच में जो छोटा ध्रुव है, कौन सा छोटा ध्रुव है, इसे बोलते हैं इंटरपोल। क्या बोलते हैं? इंटरपोल। एक एक चीज समझाऊंगा तो देखिएगा। देखो इसमें दो मेन ध्रुवों के मध्य, इसमें दो मेन ध्रुव के मध्य, सही है ना, इसमें दो मेन ध्रुव के मध्य जो छोटा ध्रुव होता है, जो छोटा ध्रुव होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना, जो छोटा ध्रुव होता है उसे इंटरपोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंटरपोल। उसे इंटरपोल कहते हैं। बोलो क्लियर आ गया? जो छोटा ध्रुव होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरपोल। इस ध्रुव पर जो बाइंडिंग होती है ना, उसे बोलते हैं इंटरपोल बाइंडिंग। क्या होती है? इंटरपोल बाइंडिंग। अब इस ध्रुव पर जो इंटरपोल बाइंडिंग होती है, वह बाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, परंतु विपरीत दिशा में लगाई जाती है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में है, परंतु विपरीत दिशा में लगाई जाती है। और आर्मेचर धारा की दिशा में जो परिवर्तन होता है ना, उस परिवर्तन का यह इस बाइंडिंग में जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है, उस परिवर्तन का विरोध करता है। उस परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है और उसे कंट्रोल कर देता है। समझ में आ गया? क्या कर देता है? कंट्रोल कर देता है। तो देखो, एक मिनट, थोड़ी लंबी प्रोसेस है, एक एक चीज समझाऊंगा। तो देखो, इसमें दो मेन ध्रुवों के मध्य में, दो मेन ध्रुवों के मध्य में जो छोटा ध्रुव होता है ना, उसे इंटरपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरपोल कहते हैं। अब देखो, इस ध्रुव पर मोटे तार, सबसे इंपॉर्टेंट मोटा तार, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोटा तार कम टर्न, मोटा तार कम टर्न, तांबे से बनी, सही है ना? मोटा तार कम टर्न, इस ध्रुव पर मोटा तार कम टर्न, तांबे से बनी वाइंडिंग, तांबे से बनी वाइंडिंग होती है, तांबे से बनी वाइंडिंग होती है। सही बात है ना? इस ध्रुव पर मोटा तार कम टर्न, तांबे से बनी वाइंडिंग होती है, जो कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, समझ में आ रहा है ना? जो कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, जो कि आर्मेचर के किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में, परंतु विपरीत दिशा में लगी होती है, परंतु विपरीत दिशा में लगी होती है। सब कुछ समझ में आएगा आपके। परंतु किस दिशा में लगी होती है? विपरीत दिशा में लगी होती है। अब देखो, विपरीत दिशा में लगी होती है, सही है ना? अब देखो, याद रखना मेरे दोस्तों, तो बताना, इस प्रकार की जो बाइंडिंग होती है ना, जो इंटरपोल पे जो बाइंडिंग होती है, इंटरपोल पर जो बाइंडिंग होती है, वो कैसे तारों की? मोटा तो तार
कम टर्न तांबे के तारों से बनी होती है, जो कि किस क्रम में लगी होती है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी होती है। अब क्या होता है, जब आर्मेचर के विपरीत दिशा में लगी होती है, ये आर्मेचर है, इसके विपरीत दिशा में लगी होती है, तो कम्यूटेशन दोष के कारण जो आर्मेचर धारा की दिशा में जो तेजी से परिवर्तन हो रहा था, और परिवर्तन होने के कारण जो स्पार्किंग हो रही थी, समझ में आ गया? तो जो परिवर्तन हो रहा था तेजी से, तो इस बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स के कारण, इस बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के कारण जो आर्मेचर धारा की दिशा में जो परिवर्तन होता है ना, तो जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर धारा की दिशा के मान में होने वाले परिवर्तन पर विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, उसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। यह विद्युत वाहक बल जो धारा की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा था उसका विरोध कर रहा था, उसको कंट्रोल करने में लग रहा था, और जो ये विद्युत वाहक बल होता है ना, उसे रिएक्टेंस वोल्टेज कहा जाता है। कौन सी वोल्टेज कहा जाता है? रिएक्टेंस वोल्टेज कहा जाता है। ध्यान रखना, लोको पायलट एग्जाम 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि कम्यूटेशन दोष के कारण कौन सी वोल्टेज उत्पन्न होती है, उसे बोला जाता है मेरे दोस्तों रिएक्टेंस वोल्टेज। कौन सी दोस्तों? रिएक्टेंस वोल्टेज कहा जाता है। तो देखिएगा अब क्या होता है, इसको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो क्या होता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में परंतु विपरीत दिशा में लगी होती है। इसके कारण अब देखना कहां तक जा रहे हैं, नीचे देखो। इसके कारण, हाँ जी देखो, इसके कारण इस वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, इस याद रखना, इस वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, पूरी क्लास लेके जाना जो नए स्टूडेंट है, इस वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, इस वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, सही है ना, आर्मेचर धारा की दिशा के मान में इस वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर धारा की दिशा में, आर्मेचर धारा की दिशा में होने वाले परिवर्तन का, इस वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर धारा की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने के लिए, सही है ना, विरोध करने के लिए, अरे सही है ना, विरोध करने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। प्रेरित बल लगाता है ना, ये प्रेरित विद्युत जो बल लगाता है ना चुंबकीय फ्लक्स विपरीत दिशा में, ये जो बल लगाता है उसे बोला जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है जो आर्मेचर धारा की दिशा में जो तेजी से परिवर्तन हो रहा था ना, जिसके कारण स्पार्किंग हो रही थी, उसको कैसे रोका जा सकता है? विरोध करके रोका जा सकता है। अब विरोध कैसे हुआ? आर्मेचर वाइंडिंग के, इस जो इंटर ध्रुव बाइंडिंग थी ना, जो आर्मेचर धारा के आर्मेचर वाइंडिंग के विपरीत दिशा में लग रही थी, तो उस बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स था, इंटरपोल वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है, जो आर्मेचर धारा की दिशा में होने वाले परिवर्तन के विरोध करने के लिए एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इसे अभी बाद में कराऊंगा, इससे कम्यूटेशन दोष, इससे कम्यूटेशन दोष कम हो जाता है, कम हो जाता है, सही है ना, कम हो जाता है। बिल्कुल क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? अब देखो, अब एक बार और देखना, फिर मैं बताऊंगा बाद में। इसको वापस देखो, प्रतिरोध का मान बढ़ाकर, निवारण में पहला क्या है दोस्तों? प्रतिरोध का मान बढ़ाकर। अब प्रतिरोध को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है कि हम तांबे की अपेक्षा ब्रुश किसके बनाएंगे? कार्बन के। कार्बन के प्रतिरोध का मान उच्च होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? दूसरा होता है मेरे दोस्तों इंटरपोल बाइंडिंग का प्रयोग करके। इस प्रकार की विधि में देखो मेरे दोस्तों, जो मेन ध्रुव होते हैं, जो बड़े ध्रुव होते
बोलते हैं उसके बीच में एक छोटा ध्रुव होता है, उसके बीच में जो छोटा ध्रुव होता है उसे इंटरपोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंटरपोल। अब याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है एसएससी के पेपर में। क्वेश्चन है कि मेरे दोस्तों दो मेन ध्रुवों के बीच में स्थित छोटे ध्रुव को क्या कहते हैं? तो क्या कहोगे? इंटरपोल। पहला क्वेश्चन, इंटरपोल पर बाइंडिंग, जो इंटरपोल बाइंडिंग होती है कैसे तारों की बनी होती है? मोटा तार और कम टर्न। कौन से पदार्थ की? तांबे के पदार्थ की बनी होती है। कहां पर लगी होती है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी होती है। किस दिशा में लगी होती है? विपरीत दिशा में लगी होती है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगला, इस बाइंडिंग में जो आर्मेचर के विपरीत दिशा में लगी थी ना बाइंडिंग, तो इस बाइंडिंग में जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है, जो आर्मेचर धारा की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा था उसका विपरीत दिशा में क्या करता है? विरोध करता है। जो विपरीत दिशा में विरोध करता है, जो ये बल लगाता है ना, उसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ना, इसे बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज, जो अभी मैं आगे कराऊंगा। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। और इससे कौन सा दोष कम हो जाता है? कम्यूटेशन दोष। क्यों? क्योंकि आर्मेचर धारा की दिशा में, आर्मेचर धारा की दिशा में जो परिवर्तन हुआ था उसका कम्यूटेटर बाइंडिंग में जो इंटरपोल बाइंडिंग थी, कौन सी थी? इंटरपोल बाइंडिंग। इंटरपोल बाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स था उसने आर्मेचर धारा की दिशा में होने वाले परिवर्तन का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। क्या कर दिया? विरोध कर दिया, जिससे होने वाला परिवर्तन रुक गया तो स्पार्किंग भी रुक जाएगी। स्पार्किंग रुक जाएगी तो मशीन भी अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कम्यूटेशन दोष को रोकने की कितनी विधि होती है मेरे दोस्तों? दो होती है। पहला क्या है? प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर। दूसरा क्या है? इंटरपोल बाइंडिंग का प्रयोग करके। इंटरपोल बाइंडिंग से क्या होता है? विपरीत दिशा में विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। विपरीत दिशा में क्या उत्पन्न होता है? विद्युत भाग बल। ये विद्युत भाग बल कौन उत्पन्न करता है? ये विद्युत भाग बल कौन उत्पन्न करता है? इंटरपोल बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स विपरीत दिशा में बल लगाता है, उसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत भाग बल, जिससे कम्यूटेशन दोष कम हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, जल्दी लो। बोलो क्लियर हो गया ना? चलो आगे फिर मैं, अब हो गया क्लियर? अब देखो, अब देखना, अब क्या होता है। बोलो क्लियर? दोनों निवारण समझ में आ गए ना? एक बार और देख लो, फिर कुछ रह गया तो बताओ। इंटरपोल बाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में परंतु विपरीत दिशा में लगाई जाती है। इस बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर बाइंडिंग की धारा के मान में होने वाले परिवर्तन के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। विपरीत दिशा में क्यों काम करेगा? क्योंकि यह बाइंडिंग विपरीत दिशा में लगाई जाती है। बोलो क्लियर हो गया? जो बल लगाएगी विरोध करके, जो बल लगाएगी उसे क्या बोलोगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अर्थात इसको वोल्टेज इकाई होती है, इसे रिएक्टेंस वोल्टेज भी कहा जाता है। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, अब याद रखना अब क्या आता है इसके बाद में। देखो, पहला प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर और दूसरा इंटरपोल बाइंडिंग का प्रयोग करके। अब देखना अब क्या आता है, अब मैं बता देता हूं तुम्हें। अब देखो, बताओ, कम्यूटेशन दोष हुआ था ना, इसको कम करने के लिए, इस कम्यूटेशन दोष को कम करने के लिए विपरीत दिशा में क्या उत्पन्न हुआ? प्रेरित विद्युत भाग बल। प्रेरित विद्युत भाग बल को रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। कौन सा वोल्टेज? रिएक्टेंस। क्योंकि विद्युत भाग बल की इकाई वोल्टेज होती है। क्या होती है? वोल्टेज होती है। और इसको रिएक्टेंस वोल्टेज क्यों कहते हैं? सबसे मेन बात, इसको टर्मिनल वोल्टेज क्यों नहीं कहते? मेन बात, इसको टर्मिनल वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं? प्रेरित वोल्टेज क्यों नहीं कहते? इसको वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं कहते? इसको भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्टेज। तो बताओ, इसको सप्लाई वोल्टेज क्यों नहीं कहते? टर्मिनल वोल्टेज क्यों नहीं कहते? हाँ, इसको प्रेरित वोल्टेज क्यों नहीं कहते? हाँ, क्या कारण है? इसको रिएक्टेंस वोल्टेज क्यों कहते हैं? मैं बताता हूँ। रिएक्टेंस जो गुण होता है वो शॉर्ट सर्किट धारा को कंट्रोल करता है। याद रखना, जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और जो शॉर्ट सर्किट धारा को कंट्रोल करता है उसे रिएक्टेंस कहते हैं, और जो धारा की दिशा के परिवर्तन का विरोध करता है उसे इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं।
समझ आएगा, उसे प्रेरकत्व कहा जाता है। तो जो शॉर्ट सर्किट धारा, तो बताओ इस कम्यूटेशन दोष के कारण क्या हो रहा था, शॉर्ट सर्किट। अब इस शॉर्ट सर्किट धारा का विरोध करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या उत्पन्न होगा, रिएक्टेंस। भाई शॉर्ट सर्किट धारा को कंट्रोल करने के लिए क्या उत्पन्न होगा, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस गुण शॉर्ट सर्किट धारा को कंट्रोल करता है। हाँ, यदि आपसे कोई पूछ ले बता इसमें रिएक्टेंस वोल्टेज क्यों मानी गई है, इसका कारण क्या है। भाई ये तो पता है कि हमें विद्युत भागबल की इकाई वोल्ट होती है, ये तो मुझे पता पड़ गया, लेकिन ये बताओ रिएक्टेंस ही क्यों माना गया है, क्योंकि कम्यूटेशन के कारण शॉर्ट सर्किट होता है और इस शॉर्ट सर्किट की धारा को कंट्रोल करने के लिए रिएक्टेंस गुण उत्पन्न होता है। हाँ, तो शॉर्ट सर्किट धारा को कौन कंट्रोल करते हैं, रिएक्टर, रिएक्टेंस कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गया ना। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, याद रखना, पहला सबसे महत्वपूर्ण, तो ध्यान रखना इस रिएक्टेंस, इस कम्यूटेशन दोष के कारण, इस कम्यूटेशन दोष के कारण सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दोष के कारण डीसी मशीन में, सही है ना मेरे दोस्तों, क्या डीसी मशीन में शॉर्ट सर्किट धारा को, डीसी मशीन में शॉर्ट सर्किट धारा को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे से बताऊंगा, रुक जाओ, नियंत्रित करने के लिए, सारा कुछ समझ में आएगा। नियंत्रित करने के लिए जो विपरीत दिशा में वोल्टेज उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, वोल्टेज उत्पन्न होती है, उसे बहुत कम लोग जानते हैं, उसे रिएक्टेंस वोल्टेज, उसे कौन सी वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज, यानी प्रतिघाती वोल्टता कहते हैं। कौन सी वोल्टता कहते हैं, प्रतिघाती वोल्टता। बहुत से लड़कों ने तो पहली बार ही चीज पढ़ी होगी, बोलो सच सच बताना मेरे दोस्तों, आपने रटी होगी बुक में से कि ये वोल्टेज उत्पन्न होती है, बस ऐसे डिटेल से नहीं समझी होगी, है क्या भला ये। आप देखो मेरे साथ अच्छे से, आप बताओ, और अच्छे से समझाता हूँ, इसको देखना, अब समझ में आएगा, अगर आप पूरी चीज समझ में आएगी। बताओ आर्मेचर के श्रेणी क्रम में परंतु विपरीत दिशा में एक इंटरपोल बाइंडिंग लगाई जाती है। इस बाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है, इंटरपोल बाइंडिंग का, ये आर्मेचर के विपरीत दिशा में लगी होती है। तो जो इंटरपोल बाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो आर्मेचर धारा थी जो शॉर्ट सर्किट हुई थी, जो आर्मेचर जो बाइंडिंग थी जो शॉर्ट सर्किट हुई थी, जिसके कारण आर्मेचर करंट की धारा की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा था, देखो एक बार और, कम्यूटेशन दोष, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट के कारण, आर्मेचर वाइंडिंग के शॉर्ट सर्किट के कारण आर्मेचर धारा की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा था, उसका विरोध करने के लिए इंटरपोल बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स विपरीत दिशा में कार्य कर रहा था। वो विपरीत दिशा में यूं कार्य कर रहा था क्योंकि इंटरपोल बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग के विपरीत दिशा में लगी थी, विपरीत दिशा में लगी थी, इसलिए उसका क्या कर रहा था, विरोध। ऐसे विरोध कर रहा था चुंबकीय फ्लक्स। कौन सी बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, इंटरपोल बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स विरोध कर रहा था ऐसे। अब ये जो विपरीत दिशा में जो बल लगा रहा था, इसे बोला जाता है प्रेरित विद्युत भागबल। प्रेरित विद्युत भागबल की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं वोल्टेज। अब जी शॉर्ट सर्किट हुई थी आर्मेचर करंट, आर्मेचर में जो करंट शॉर्ट सर्किट हुई थी, इस पर विपरीत दिशा में एक बल लग रहा था। तो शॉर्ट सर्किट करंट को कंट्रोल करने के लिए जो ये बल लग रहा है ना, उसे बोलते हैं वोल्टेज। लेकिन शॉर्ट सर्किट करंट को जो रोकता है, जो विरोध करता है ना, उसे बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस मेरे दोस्तों। तो जो प्रेरित विद्युत भागबल, जो विपरीत दिशा में जो प्रेरित विद्युत भागबल जो उत्पन्न हुआ है ना,
जो प्रेरित विद्युत भाग बल जो उत्पन्न हुआ है उसे बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस वोल्टेज कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 1% दिक्कत नहीं है ना? बताओ कितनी डिटेल से खोलिए पूरी चीजें, कैसे कैसे मशीन में क्या क्या चीजें होती है। बोलो समझ में आ गया? याद रखना। देखो सुनो, अब तुमसे पूछ ले, बता कि डीसी जनरेटर के अंदर प्रतिघाती वोल्टेज कैसे उत्पन्न हुई है, रिएक्टेंस वोल्टेज। तो उससे बोल देना इंटरपोल बाइंडिंग में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो आर्मेचर करंट, जो शॉर्ट सर्किट आर्मेचर बाइंडिंग थी, आर्मेचर बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हुई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए विपरीत दिशा में चुंबकीय फ्लक्स का जो चुंबकीय फ्लक्स था वो विरोध कर रहा था इंटरपोल बाइंडिंग का, उसे बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस वोल्टेज। बोलो समझ में आ गया? बोलो इंटरपोल बाइंडिंग अच्छे से कार्य समझ में आ गई। देखो यहाँ कार्य खत्म नहीं हुआ, यहाँ कार्य खत्म हुआ इसका। क्यों? क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस वोल्टेज। रिएक्टेंस जो होती है ना, ये शॉर्ट सर्किट धारा को कंट्रोल करता है। रिएक्टेंस क्या करता है? शॉर्ट सर्किट धारा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? छापो इसको फटाफट। रुको 1 मिनट। अब क्या होता है? अभी रुक जाना। अब देखो ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने इसका। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि मैं इस जो होती है ना जो रिएक्टेंस, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, चलो मैं इसको अभी ऊपर कर देता हूँ, यही जम जाएगा ये। देखो अब क्या होता है कि वोल्टेज उत्पन्न होती है, उसे रिएक्टेंस रिएक्टेंस वोल्टेज उसे रिएक्टेंस वोल्टेज, प्रतिघाती वोल्टेज कहते हैं। प्रतिघाती वोल्टेज कहते हैं। बोलो समझ में आ गया? कौन सी वोल्टेज कहते हैं? प्रतिघाती वोल्टेज कहते हैं। ध्यान रखना, लोको पायलट 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। लोको पायलट 18 के पेपर में कि बताओ डीसी मशीन में कम्यूटेशन दोष के कारण कौन सी वोल्टेज उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, तो कौन सी होती है? रिएक्टेंस वोल्टेज। लड़के इसको रटने में लग रहे थे, अब उनका बेस क्लियर हुआ है कि वास्तव में रिएक्टेंस वोल्टेज होती क्या है और कब उत्पन्न होती है। बोलो अब हमारे समझ में आया कि नहीं आया? कैसे उत्पन्न होती है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? कैसे उत्पन्न हुई? शॉर्ट सर्किट धारा को किसने कंट्रोल किया? विद्युत भाग बल ने इसने विपरीत दिशा में विरोध किया, और विरोधी विद्युत भाग बल की क्या क्या होती है? वोल्टेज। और कौन सी धारा का? शॉर्ट सर्किट धारा का। शॉर्ट सर्किट धारा को कौन कंट्रोल करता है? रिएक्टेंस। कौन कंट्रोल करता है? रिएक्टेंस। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो इस रिएक्टेंस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बी आर बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? बी आर बराबर इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, एल कुंडली का प्रेरकत्व बटे 2I आर्मेचर धारा बटे इसमें होता है टीसी। टीसी यानी कि कम्यूटेशन टाइम। अब याद रखना ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, एक कई बार वो दे देता है कि बी आर बराबर होता है 1.11। 1.11 इसलिए दे देता है वो क्योंकि अगर तरंग साइन वेव है, हमारे देश के अंदर एसी का जो रूप अपनाया जाता है वो साइन वेव अपनाया जाता है, और साइन वेव के अंदर फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11। तो इसका जो फॉर्मूला है ये है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है रिएक्टेंस वोल्टेज का। ध्यान रखना, जीवन में बहुत कम लोग जानते हैं रिएक्टेंस जो वोल्टेज होती है इसका फॉर्मूला, और आपकी बार एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ 1.11 लिखा है, ऐसे ही आ जाएगा L 2IA बटे TC। L 2IA बटे TC। बोलो क्लियर हो गया? 1.11 ये तो अपन को तुम रूप फैक्टर के लिए लिया गया है, फॉर्म फैक्टर के लिए। बोलो क्लियर हो गया? क्या समझ में आ गया ना? अब देखो सुनो, अब क्या होता है, अब बताना, अब याद रखना। देखो अब जो इसमें जो होता है ना, अब इसको मिटा दूं ना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा एक बार, और इसका ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो, जोड़े से ले लो, ठीक है? ले लिया ना? अब देखो अब क्या होता है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो इसमें अभी पूरा नहीं हुआ ये, अभी चलेगा, अभी पूरी नहीं हुई कुछ भी चीज़। अभी तो अभी इंटरपोल की ध्रुवता बताऊंगा। अभी तुम कहीं सोच रहे पूरी कर दी इसने, इतनी जल्दी कुछ नहीं बताया, अभी रुक जाओ। अब देखो रिएक्टेंस वोल्टेज, सारा कुछ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सारा कुछ आएगा। अब देखो रिएक्टेंस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बी आर बराबर 1.11 L 2IA बटे TC। ये होता है रिएक्टेंस वोल्टेज का फॉर्मूला, यही होता है 2IA बटे TC L। अब यहां पर होता है मेरे दोस्तों, याद रखना, देखो L यानी कुंडली का प्रेरकत्व, L यानी होता है
कुंडली का प्रेकत्व, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को प्रेकत्व कहते हैं। इंडक्टेंस को क्या कहते हैं? प्रेकत्व, यानी कि कुंडली का प्रेकत्व, INDUCTANCE है ना, इंडक्टेंस, राइट है। अब देखो IA यानी आर्मेचर धारा, IA यानी कि आर्मेचर धारा, IA यानी कि क्या होता है? आर्मेचर धारा होता है। और TC का मतलब कम्यूटेशन टाइम, C से कम्यूटेशन और T से टाइम, तो TC का मतलब होता है कम्यूटेशन टाइम। देखो कम्यूटेशन टाइम, अब इधर देखो बेटा, हो गया ना कम्यूटेशन टाइम। अब देखो नोट लगा के क्या करते हैं, सबसे वेरी मोस्ट यही क्वेश्चन आने वाला है पेपर के अंदर, यही पूछेगा, बताओ कम्यूटेशन के कारण कौन सी वोल्टेज उत्पन्न होती है? रिएक्टेंस। कौन सी होती है? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस वोल्टेज क्या करती है? शॉर्ट सर्किट धारा को क्या करती है? कंट्रोल। रिएक्टेंस वोल्टेज शॉर्ट सर्किट धारा को क्या करती है? कंट्रोल करती है, ध्यान रखना। अब देखो, अब बताना, देखो ऊपर की चीज समानुपाती होती है, ऊपर की चीज क्या होती है? समानुपाती। तो जो कम्यूटेशन वोल्टेज होती है ना, जो रिएक्टेंस वोल्टेज होती है, ध्यान रखना, जो रिएक्टेंस वोल्टेज होती है ना, तो याद रखना रिएक्टेंस वोल्टेज एक तो प्रेकत्व और आर्मेचर धारा, इन दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती, दोनों के गुणनफल के समानुपाती, तथा कम्यूटेशन टाइम के विलोमानुपाती। जो चीज नीचे आती है ना उसे उल्टा बोला जाता है विलोम। तो याद रखना, तुमसे पूछेगा कि बताओ रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होती है? रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होती है? धारा के समानुपाती और कम्यूटेशन टाइम के विलोमानुपाती, उल्टा होता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? तो देखिएगा इसमें, देखो अब नोट लगा रहा हूं, देखो प्रतिघाती वोल्टेज, प्रतिघाती रिएक्टेंस वोल्टेज, हाँ जी, प्रतिघाती वोल्टेज, प्रतिघाती वोल्टेज, प्रतिघाती वोल्टेज, प्रेकत्व तथा आर्मेचर धारा, प्रेकत्व तथा आर्मेचर, देखो आर्मेचर धारा और प्रेकत्व दोनों के गुणनफल के समानुपाती है ना, तो देखो दोनों के गुणनफल, अरे दोनों का गुणा होगा ना ऊपर इनका, तो दोनों के गुणनफल, सही है ना, यानी कि दोनों के गुणनफल, तो देखो दोनों के गुणनफल तथा कम्यूटेशन समय, ये नीचे कम्यूटेशन समय, नीचे कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन समय के विलोमानुपाती होती है। कम्यूटेशन समय के क्या होती है दोस्तों? विलोमानुपाती। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? देखो कम्यूटेशन समय के तो क्या होगी? विलोमानुपाती। आर्मेचर धारा के क्या होगी? समानुपाती, ऊपर की चीज समानुपाती, और प्रेकत्व के भी क्या होगी? समानुपाती। तो देखो दोनों का गुणा होगा ना ऊपर, तो देखो दोनों के गुणनफल के समानुपाती और कम्यूटेशन टाइम की क्या होगी? विलोमानुपाती। बिल्कुल छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया ना? अब देखो, अब हो गया काम। अब देखो फटाफट फटाफट अपने क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला नोट क्या है, अब इसको नोट को करते हैं। अब आ जाओ कौन सा क्वेश्चन बाहर आएगा। अब देखो बेटा, नोट लगाएंगे अपन लोग। हाँ जी, अब मैं आपको पहले चित्र बना देता हूँ अच्छे से एक बार और, जो लड़कों को दिख नहीं रहा था। तो देखो दोस्तों आगे देखना, ये देखो ऐसे समझ में आएगा आपके। अब ये, हाँ तो देखो ये तो मेन ध्रुव है, 1 2 है ना, 3 4, ये तो मेन ध्रुव है। ये कैसे ध्रुव है दोस्तों? मेन ध्रुव, सही है ना। ये कौन है बीच में? आर्मेचर। कौन है बीच में? आर्मेचर, सही है ना। अब देखो इनके छोटा ध्रुव जो होते हैं, ये छोटे ध्रुव होते हैं। कौन से होते हैं? छोटे ध्रुव। ये देखो, अब ये जो छोटे ध्रुव होते हैं ना, ये वाले है ना, इन्हें बोलते हैं इंटरपोल। क्या कहते हैं? इंटरपोल। तो देखो अब इसमें मेन बात क्या सीखनी है आपको, ये बात याद रखना आप लोग, सबसे मोस्ट। देखो एन एस, बोलो सही है ना? सही है ना? अब याद रखना मेरे दोस्तों, इंटरपोल जो बाइंडिंग होती है ना, देखो आर्मेचर के घूमने की दिशा में, सही है ना। अब देखो आर्मेचर के घूमने की दिशा में, ऐसे ही तो घूमेगा आर्मेचर।
अरे सही है ना, ऐसे ही तो घूमेगा ना। तो मैं यहीं से चालू करूंगा, यहां से कर दो चाहे यहां से कर दो, आप कहीं से कर दो। तो देखो अब मैं नोट नंबर फर्स्ट लिखा रहा हूं, तो क्या लिखा रहा हूं देखना, देखना ये दिख रहा है कि देखो थोड़ा सा, नोट नंबर फर्स्ट क्या लिखा रहा हूं। तो देखो डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में, सही है ना, डीसी जनरेटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा में। तो देखो आर्मेचर के मेन पॉइंट चल रहा है, आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर के घूमने की दिशा में, सही है ना। अब देखो आगे के मेन ध्रुव, आगे के मेन ध्रुव, अब बताओ इसके आगे कौन एस है ना, अरे इस ध्रुव के आगे एस है ना, तो इस पर एस बनेगा, सही है ना। बोलो इसके आगे कौन है, एन है ना, इस पर एन बनेगा। बताओ इसके आगे कौन है, एस है ना, एस बनेगा। ऐसे तो आर्मेचर घूम रहा है ना ये। अब बताओ इसके आगे कौन है, देखो आर्मेचर यो घूम रहा है यूं, हाँ। अब बताओ इसके आगे कौन है, एन है ना, तो ये एन बनेगा, ये याद रखना। तो देखो आर्मेचर के घूमने की दिशा में, इधर दिशा याद रखना, देखो आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे के मेन ध्रुव, आगे के मेन ध्रुव। तो बताओ इसके आगे कौन है, एस है, इधर जो घूम रहा है आर्मेचर यूं ही तो घूम रहा है। अब बताओ इसके आगे कौन है, एन, तो इस पर एन बन गया। अब इधर यूं ही तो घूम रहा है आर्मेचर, तो बताओ इसके आगे कौन है, एस, तो ये एस बन गया, ये एस ध्रुव एस बन गया। बोलो तो देखो डीसी जनरेटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे के मेन ध्रुव, आगे के मेन ध्रुव की ध्रुवता, आगे के मेन ध्रुव की ध्रुवता के समान, आगे के मेन ध्रुव की ध्रुवता के समान इंटरध्रुव, इंटरपोल पर ध्रुवता होती है, सबसे मोस्ट ध्रुवता होती है, सबसे मोस्ट। ध्यान रखना, एक बार और देख लो, अच्छे से समझा रहा हूं, एक बार और देखो मेरे दोस्तों। तुमसे पूछेगा इंटरपोल पर ध्रुवता क्या होती है, तो मेरे दोस्तों देखो इंटरपोल पे ध्रुवता क्या है, एक बार और समझ लो आप लोग। समझ में नहीं आया तो देखो बताओ, आर्मेचर यूं घूमेगा ना, अरे भाई यूं ही तो घूमेगा। तो देखो मैं यहां से यूं चल रहा हूं, यूं घूम रहा हूं, तो सबसे पहले क्या, एस, तो इस छोटे से ध्रुव के आगे कौन है, एस, तो ये एस बनेगा, सही है। अब बताओ इस छोटा में यूं आगे में यूं चल रहा है आर्मेचर, हाँ, तो बताओ इस ध्रुव के आगे कौन है, एन, तो ये एन बनेगा, सही है ना। अब बताओ मेरे दोस्तों, बताना, अब बताओ यूं घूम रहा है, तो बताओ इस छोटे से ध्रुव के आगे कौन है, एस, तो ये एस बनेगा, सही है ना। अब देखो बताओ, अब बताओ, अब ये आर्मेचर देखो यूं चला इसकी दिशा में, आर्मेचर घूमने की दिशा में यूं ही तो चल रहा है, आगे गए यूं, सही। अब बताओ इसके आगे कौन है, एन, तो ये एन बनेगा। बोलो क्लियर है ना। तो देखो ध्यान रखना, तुमसे पूछेगा कि बताओ डीसी जनरेटर में इंटरपोल पर ध्रुवता क्या होती है, तो ये क्या होती है, आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे के, किसके, आगे के मेन ध्रुव की ध्रुवता, मेन ध्रुव ये बड़े बड़े मेन ध्रुव की ध्रुवता के समान होती है, लेकिन मोटर इसका उल्टा होती है। मोटर क्या होती है, उल्टा, दोनों मशीन उल्टा चलती है, डीसी जनरेटर डीसी मोटर। क्यों, क्योंकि डीसी जनरेटर तो सप्लाई देता है और मोटर सप्लाई लेती है, मोटर को सप्लाई दी जाती है और जनरेटर से ली जाती है, उल्टा। तो उल्टा कैसे, ध्यान रखना। तो डीसी मोटर में ध्यान रखना, तो देखो डीसी मोटर में क्या होता है, इधर देखो डीसी मोटर में, हाँ किसमें, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा के विपरीत, हाँ इसमें उल्टा चलता है। तो देखो दोस्तों इसमें आर्मेचर कैसे घूमेगा आगे, हमेशा आर्मेचर तो आगे चलेगा ना। तो इसमें क्या होता है, देखो आर्मेचर घूमने की दिशा के विपरीत पीछे के। तो देखो यहाँ तो आर्मेचर तो ऐसे घूम रहा है, तो इसके आगे कौन आना चाहिए, एस, इसके आगे कौन आना चाहिए, एस, लेकिन दिशा के विपरीत उल्टा। तो उल्टा कौन है, एन, पीछे को एन है, तो इसकी एन होएगी, सही है। तो देखो आर्मेचर तो यूं घूम रहा है, सही है, और तो इस दिशा के विपरीत, तो आर्मेचर तो यूं घूम रहा है, विपरीत पीछे क्या है इसके, एस, तो ये पीछे चलेगी। हाँ आर्मेचर तो देखो ऊपर से यूं घूम रहा है, बताओ इसके पीछे कौन है, एन, तो ये एन आएगी। इसके आगे देखो कौन है, एन आगे है ना भाई, इसके आगे एन है, लेकिन विपरीत पीछे को कौन है इसके, एस, तो इस पे एस आएगी। तो डीसी मोटर में उल्टा चलता है। तो देखो डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा के विपरीत, आर्मेचर के घूमने की दिशा के विपरीत
कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिशा के विपरीत, दिशा के विपरीत, हाँ सही है ना, बोलो दिशा के विपरीत, पीछे के ध्रुव की ध्रुवता, पीछे के विपरीत, पीछे है ना, विपरीत पीछे के, पीछे के मैन ध्रुव, मैन ध्रुव की ध्रुवता, मैन ध्रुव की ध्रुवता के समान, मैन ध्रुव की ध्रुवता के समान, ध्रुवता के समान इंटरपोल पर ध्रुवता होती है, इंटरपोल पर ध्रुवता होती है, सबसे मोस्ट ध्रुवता होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो बताओ डीसी जनरेटर में किसके समान होएगी, आगे के, और डीसी मोटर में पीछे के। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो बताओ डीसी जनरेटर में तो आगे और डीसी मोटर में पीछे, क्लियर हो गया। अब देखो अगली बात क्या आती है, अभी गेम कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो मेन चीज और है इसकी। अब देखो जो तुम्हें किसी ने बहुत कम बताई होगी ये चीज, और ये पेपर में पूरा पूरा क्वेश्चन यहाँ आएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें इसके अंदर देखो ये है ना, अब देखो इसमें देखना ये आर्मेचर बीच में, अब देखना बताना, देखो ये अब देखो ये है ना, इनके बीच में जो गैप होता है, देखो आर्मेचर तथा ध्रुवों के मध्य में जो गैप होता है उसे बोलते हैं वायु गैप। क्या बोलते हैं, वायु गैप, जो दूरी होती है। अब बताओ देखो इंटरपोल, ये देखो ये कितनी दूरी पर है, ये देखो आप चित्र में देखना मेरे दोस्तों, देखो ये कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर। तो ध्यान रखना जहां वायु गैप ज्यादा आ जाता है, ये गैप ज्यादा आ गया, उस जगह रिलेक्टेंस गुण उत्पन्न होता है। रिलेक्टेंस कौन सा उत्पन्न होता है, रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस गुण अधिक उत्पन्न करने के लिए, रिलेक्टेंस गुण अधिक उत्पन्न करने के लिए डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों में समान अधिक वायु गैप होता है। किसकी अपेक्षा, मैन ध्रुवों की अपेक्षा। ये पीछे की हैं, ये इनमें गैप अधिक है, लेकिन दोनों में समान होएगा गैप। कौन कौन से में, डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर। तुमसे पूछेगा वो कि बताओ, कैसे पूछेगा बताओ, डीसी मशीन के अंदर मैन ध्रुव की अपेक्षा इंटरपोल का वायु गैप क्या होता है, इंटरपोल का वायु गैप क्या होता है, कम होता है। बताओ ये गैप है, ज्यादा दूरी तो ज्यादा है ना, तो ये गैप अधिक हो गया कि कम हुआ है, ये तो गैप ज्यादा हो गया ना, सबसे अंदर का क्वेश्चन है, तो गैप क्या हो गया, ज्यादा। तो ये ज्यादा गैप होता है, बोलो समझ में आ गया। लेकिन दोनों में बराबर होएगा, डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर। अब देखो इसमें भी लगाते हैं अगला नोट, देखो क्या लगाते हैं, बोलो चित्र मिटा दूं ना, गैप तो याद हो गया ना, दोनों में क्या होएगा, ज्यादा गैप होगा। एक बार और देखो, ये दोनों तो पास पास हैं, मैन पोल तो पास पास है आर्मेचर के, और ये दूरी है, तो दूरी को बोलते हैं वायु गैप। क्या बोलते हैं, वायु गैप। बोलो क्लियर हो गया ना। तो देखिएगा ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है इसका, है ना, पर अपन क्वेश्चन लगा देंगे अभी, है। अब देखो, अब बताना, अब देखो, अब मैं यहां पर नोट लगा देता हूं कि डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर, सबसे इंपॉर्टेंट डीसी मोटर में, सही है ना, डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर दोनों में मैन ध्रुव की अपेक्षा, मैन फील्ड ध्रुव की अपेक्षा, मैन फील्ड ध्रुव की अपेक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैन फील्ड ध्रुव की अपेक्षा इंटरपोल तथा आर्मेचर के मध्य वायु गैप, एयर गैप है ना, एयर गैप सही है ना, अधिक, एयर गैप अधिक तथा समान होता है। नहीं, अधिक होता है तो चक्कर पड़ जाएगा ना, तो क्या बोला, अधिक होता है, भी दूसरी हिसाब से लिखाऊंगा,
अधिक होता है। अब देखो याद रखना, देखो डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर में मेन ध्रुव की अपेक्षा जो छोटे इंटरपोल होते हैं उनमें आर्मेचर तथा ध्रुवों के मध्य, इंटरपोल के मध्य वायु गैप क्या था, ज्यादा था। क्या था, ज्यादा। ध्यान रखना, ज्यादा था। क्या था, ज्यादा था। बोलो समझ में आ गया। लेकिन दोनों मशीनों में जो गैप अधिक है वो समान ही होगा, किसी में कम ज्यादा नहीं होगा। समझ में आ गया ना। यह गैप अधिक मान का यह गैप, ध्यान रखना, ऐसे लिखा देता हूं मैं, इसमें कहीं आप चक्कर पड़ जाओ। अधिक मान का यह, अधिक मान का, अधिक मान का यह गैप, यह एयर गैप, अधिक मान का यह एयर गैप, सही है ना। अधिक मान का यह एयर गैप दोनों मशीन में समान होता है, दोनों मशीन में समान होता है। समझ में आ गया। कौन कौन में, डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर, दोनों में गैप अधिक होएगा लेकिन दोनों में समान होएगा, कम ज़्यादा किसी में नहीं होगा। सही है। तो देखो इंटरपोल तो अंदर घुस रहे थे तो आर्मेचर तथा उनके इंटरपोल के मध्य दूरी ज़्यादा थी ना, एयर गैप ज़्यादा था ना, तो एयर गैप ज़्यादा तो होता है लेकिन दोनों में समान होएगा। कौन कौन में, डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर में समान होता है। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया पढ़ने में, बोलो बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रही है ना। हाँ तो तुमसे पूछ ले, बताओ मैं बता, तुमसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, बताओ डीसी मोटर में मेन ध्रुव की अपेक्षा, मेन ध्रुव की अपेक्षा आर्मेचर तथा इंटरपोल के मध्य वायु गैप क्या होता है, अधिक होता है, समान होता है, निम्न होता है और डी कोई नहीं। तो अधिक गैप होएगा ना, क्या होगा, अधिक गैप होगा ना इनके मध्य में। अभी मैंने बताया था कि गैप दूरी ज़्यादा है ना, चाहे तो वो डीसी मोटर होना और चाहे वो डीसी जनरेटर होना, दोनों में गैप क्या होता है, अधिक होता है। बोलो क्लियर हो गया। चाहे वो डीसी मोटर होना चाहे वो डीसी जनरेटर होना, दोनों में गैप क्या होता है मेरे दोस्तों, अधिक होता है। बोलो मजा आ गया ना कंप्यूटेशन दोस्त में। तो फटाफट इसको भी छापो स्क्रीनशॉट, इसको भी छापो। हाँ जी ले लिया ना, फटाफट क्वेश्चन करेंगे 10 मिनट में, क्लियर है ना, लिख लिया। अब देखो बताओ भाई, फटाफट बोलो। अब याद रखना आप लोग, हाँ जी याद रखना कैसे कैसे और क्या हो रहा है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, बताओ इंटरपोल बाइंडिंग, इंटरपोल बाइंडिंग, इंटरपोल बाइंडिंग में कौन सा गुण होता है, कौन सा गुण होता है, कौन सा गुण होता है। तो देखो मोटे तार कम टन की बनी होती है ना, तो देखो मोटा तार, अरे मोटा तार और कम टर्न अभी बताया था। अब बताओ मोटा तार कम टन की, जिसके मोटा तार होता है उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, निम्न, कितनी बार बता दिया। और जिसके प्रतिरोध का मान निम्न होता है उसके प्रतिघात का मान उच्च होता है। तो देखो मोटा तार कम टन, निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, सही है ना, निम्न प्रतिरोध उच्च प्रतिघात। बोलो क्लियर हो गया, निम्न प्रतिरोध उच्च प्रतिघात। बोलो क्लियर हो गया ना। किस क्रम में लगी होती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। कहां पर लगी होती है, इंटरपोल पर लगी होती है, सही है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इंटरपोल, इंटरपोल बाइंडिंग, इंटरपोल बाइंडिंग के टर्मिनल की पहचान, इंटरपोल बाइंडिंग के टर्मिनल की पहचान, पहचान सिरे, सही बात है कि नहीं, पहचान सिरे ये होते हैं B1 B2। कौन से होते हैं मेरे दोस्तों, B1 B2 होते हैं। देखो क्या बोलते हैं, जो क्या EB क्या होते हैं, EB। तो देखो इंटरपोल जो बाइंडिंग होती है ना, इसके टर्मिनलों की पहचान क्या होती है, E1 और E2। अगला मेरे दोस्तों देखो इंटरपोल बाइंडिंग, इंटरपोल बाइंडिंग, सही है ना। कौन सी बाइंडिंग, इंटरपोल बाइंडिंग, सही है ना। कौन सी मशीन में, कौन सी मशीन में प्रयोग की जाती है, प्रयोग
की जाती है। ये है क्वेश्चन। इंटरपोल बाइंडिंग कौन सी मशीन में प्रयोग की जाती है? तो मेरे दोस्तों देखो, आर्मेचर बाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक तो लैप और एक वेव बाइंडिंग होती है। तो चाहे वो लैप करो चाहे वेव करो, कम्यूटेशन दोष तो उत्पन्न होगा ही। सही बात है कि नहीं? तो कम्यूटेशन दोष को दूर करने के लिए इंटरपोल बाइंडिंग तो प्रयोग की जाती है, चाहे वो लैप बाइंडिंग हो और चाहे वो कौन सी बाइंडिंग हो, वेव बाइंडिंग। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर होगा लैप एवं वेव दोनों बाइंडिंग मशीन में। बोलो राइट है ना? दोनों बाइंडिंग मशीन में। बोलो क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन, अगला कम्यूटेशन दोष कौन सी मशीन में होता है? कौन सी मशीन में होता है? अब देखो कौन सी मशीन, लैप बाइंडिंग वाली मशीन, वेव बाइंडिंग वाली, दोनों। आंसर क्या आएगा? दोनों में होएगा। आर्मेचर को चाहे तुम लैप बाइंडिंग कर लो चाहे वेव बाइंडिंग कर लो, वो अगर घूमेगा तो कम्यूटेटर भी घूमेगा और कार्बन ब्रुश जरूर उसको शॉर्ट सर्किट करती है। इसका कोई रिलेटेड नहीं होता, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर वो घूमेगा तो कार्बन ब्रुश कम्यूटेटर को क्या करेगी? शॉर्ट सर्किट तो करेगी। तो देखो ये दोनों मशीन में होता है, एक तो लैप मशीन तथा वेव मशीन, दोनों में। वेव मशीन दोनों जनरेटर में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट छाप लो, फटाफट करो इसको क्लियर दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया ना? चले आगे। अब देखो, अब क्या होता है, मज़ा आ रहा है ना कम्प्यूटेशन दोष पढ़ने में? एक एक चीज़ खोल के पटक दी इनकी, अब कहीं से भी आ जा क्वेश्चन। हाँ, अब देखो याद रखना, डीसी मशीन में इंटरपोल बाइंडिंग क्या कार्य करती है? यही है ना? क्या कार्य करती है? देखो अब बताओ इंटरपोल बाइंडिंग क्या काम करती है? तो मैंने देखो ये सही है कि बताना, कम्यूटेशन के कारण। हाँ जी, अब तो हंसने लग जाओ। कम्यूटेशन के कारण, अरे अब तो आंसर दे दो। कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग को कम करना। बोलो सही है ना? कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग कम करना। बोलो क्लियर है ना? कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग को क्या करेगी? कम करेगी। अगला सही है ना? दूसरा आर्मेचर बाइंडिंग बताओ, कम्यूटेशन के कारण ये क्या हुई थी? शॉर्ट सर्किट हुई थी ना? आर्मेचर बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होने के कारण, सही है ना? आर्मेचर बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसकी धारा नियंत्रित करना। उसकी धारा क्या करेगी दोस्तों? नियंत्रित करना। अगला सी क्या है? अब देखिएगा, अगला होता है कि ये जो काम करती है ना, अगला होता है मेरे दोस्तों देखो, रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइजेशन करना। जो रिएक्टेंस प्रतिघाती वोल्टेज उत्पन्न होती है, रिएक्टेंस वोल्टेज को, सही है ना? रिएक्टेंस वोल्टेज को उदासीन करना। रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या करेगी मेरे दोस्तों? उदासीन करना। क्या करेगी मेरे दोस्तों? उदासीन करना। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अगर आपसे पूछ ले डी, क्या पूछ ले? डी। अब इसके अंदर एक और आता है, ध्यान रखना, आर्मेचर प्रतिक्रिया के, चलो इसको कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कर भी सकते हैं, इसका काम ये कि क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को कम करना। क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को कम करना। और ई क्या आएगा मेरे दोस्तों? सभी। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ई सभी।
क्या आएगा मेरे दोस्तों, ई क्या आएगा दोस्तों, सभी। अब देखो मेरे दोस्तों मैं बताता हूँ, देखो कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग को कम करती है इंटरपोल बाइंडिंग, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। धारा नियंत्रित करना, रिएक्टेंस वोल्टेज को उदासीन करना, मेन बीमारी होती है आर्मेचर प्रतिक्रिया के क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को समाप्त करना। मेरी बात सुनो आप लोग, मैं बता देता हूँ। देखो कम्यूटेशन जो क्या बोलते हैं कंपेंसेटिंग बाइंडिंग होती है ना, यह भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी होती है और विपरीत दिशा में लगी होती है। इंटरपोल बाइंडिंग भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और विपरीत दिशा में लगी होती है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, आज याद रखना। पहले सबसे पहले तुम इसकी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों। हाँ जी ले लिया ना, अब देखो ले लिया, क्लियर हो गया ना। अब देखो मेरे दोस्तों इसको समझाऊंगा मैं, आपको टेंशन ना लो तुम लोग। अब देखो अब इसमें क्या होता है मैं बताता हूं। देखो अब इसके अंदर मेन सब्जेक्शन के अंदर याद रखना मेन चीज क्या है। मेन चीज ये है, देखो ये आर्मेचर है, ये क्या है आर्मेचर। अब इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में दोनों बाइंडिंग लग रही है। एक तो लग रही है देखो इंटरपोल, अब बताना मेरे को कौन सी इंटरपोल बाइंडिंग लग रही है, सही है ना। और एक लग रही है कंपेंसेटिंग। अब मेन चीज ये है सीखने की, ध्यान रखना। देखो मेन चीज ये है, मेन बताओ ये कौन सी बाइंडिंग है इंटरपोल, और ये कौन सी है कंपेंसेटिंग। दोनों मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है, ये भी क्लियर है। दोनों विपरीत दिशा में लगाई जाती है, ये भी क्लियर है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, इस बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का। क्यों? क्योंकि इसके ध्रुव अलग से होते हैं, इंटरपोल इसके ध्रुव अलग से होते हैं, और ये तो मेन ध्रुव के नीचे लगी होती है। जो मेन ध्रुव होते हैं ना, पहले के जो मेन ध्रुव होते हैं पोलसू, तो पोलसू के ऊपर लगी होती है। जो सबसे अलग ध्रुव होते हैं वो किसके होते हैं, इंटरपोल के। तो इन दोनों की अपेक्षा जो चुंबक ज्यादा उत्पन्न होगा वो किस में होगा, इंटरपोल बाइंडिंग में। तो इंटरपोल बाइंडिंग है ना, जो आर्मेचर धारा का जो अच्छे से विरोध करेगी वो इंटरपोल बाइंडिंग होगी कंपेंसेटिंग की अपेक्षा। याद रखना आर्मेचर रिएक्शन दोष किससे कम होती है, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग से। अब देखो विरोध तो ये भी करेगी आर्मेचर धारा का, और विरोध ये भी करेगी आर्मेचर धारा का। क्यों? ये सबसे मेन बात सीखने की, आज ध्यान रखना, कोई भी नहीं बताएगा तुम ये चीज जो आज मैं बताने जा रहा हूं, अच्छे से देखना। देखो ये बाइंडिंग भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, ये बाइंडिंग भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, ये भी विपरीत दिशा में, ये भी विपरीत दिशा में, ये भी आर्मेचर धारा का विरोध करती है, ये भी आर्मेचर धारा का विरोध करती है। परंतु यह तो पोल्स ऊपर लगी होती है नीचे, मेन ध्रुव के नीचे। तो देखो जो मेन ध्रुव होते हैं ना नीचे, ये मेन ध्रुव, इसका जो ये भाग होता है ये वाला, केवल इस पे लगी होती है तो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। मेन क्या बोलते हैं पोल्स के ऊपर लगी होती है, ये कौन सी, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। और जो इंटरपोल बाइंडिंग है इसके तो अलग से ध्रुव होते हैं, अभी बताए थे मैंने। हाँ तो बताओ किस में चुंबक ज्यादा होगा, इंटरपोल बाइंडिंग में या कंपेंसेटिंग बाइंडिंग में, इंटरपोल बाइंडिंग में। क्यों? क्योंकि इंटरपोल बाइंडिंग में अलग से ध्रुव होते हैं। तो बताओ कौन ज्यादा विरोध अच्छे से करेगी, आर्मेचर धारा का कौन विरोध अच्छे से करेगी, इंटरपोल बाइंडिंग, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। इंटरपोल बाइंडिंग विरोध अच्छा से करेगी। क्यों विरोध करेगी? क्योंकि इसके अलग से चुंबक, अलग से ध्रुव है और चुंबक इसका प्रबल ज्यादा बनेगा। तो एक बात बताओ, जब आर्मेचर धारा का अच्छे से विरोध कर ही दिया जाता है तो आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा कम हो जाएगी, कम्यूटेशन दोष कम हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी बाइंडिंग तुमसे पूछेगा, ऐसी कौन सी बाइंडिंग है जो आर्मेचर प्रतिक्रिया एवं कम्यूटेशन दोनों दोष कम कर सकते हैं तुम, इंटरपोल बाइंडिंग है वो जो दोनों दोष कम किए जा सकते हैं। अगर याद रखना, अगर क्वेश्चन ऐसे आए कंपेंसेटिंग बाइंडिंग क्या काम करती है, तो यह तो आर्मेचर रिएक्शन दोष को कम करती है। और अगर क्वेश्चन आए इंटरपोल बाइंडिंग क्या करती है, यह कम्यूटेशन दोष के कारण स्पार्किंग को कम करती है। और अगर पूछ ले ऐसी कौन सी बाइंडिंग है जो दोनों दोषों को एक साथ कम कर सकती है, वो कौन सी होगी, इंटरपोल। लड़का यूं कह रहा है गुरुजी ये क्यों नहीं लिया आपने, तो मेरे बेटा मैंने कंपेंसेटिंग बाइंडिंग यूं नहीं ली है क्योंकि इंटरपोल की अपेक्षा इसका चुंबक कम है। और जो आर्मेचर करंट जो शॉर्ट सर्किट होगी ना कम्यूटेशन दोष के कारण, तो उस शॉर्ट सर्किट धारा का विरोध करने के लिए हमें प्रबल चुंबक चाहिए। अधिक विरोध करने के लिए, वो शॉर्ट सर्किट करंट का विरोध करने के लिए मुझे प्रबल चुंबक चाहिए, अधिक क्षमता का। अधिक क्षमता का इसका चुंबक है नहीं, हाँ, जो आर्मेचर शॉर्ट सर्किट करंट का अच्छे से विरोध कर सके। तो प्रबल चुंबक के लिए किसका प्रयोग करोगे, इंटरपोल का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। तो देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आए आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष को दूर करने के लिए कौन सी बाइंडिंग
बाइंडिंग? कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। कम्यूटेशन दोष को दूर करने के लिए कौन सी बाइंडिंग? इंटरपोल बाइंडिंग। और दोनों दोष को दूर करने के लिए कौन सी बाइंडिंग? इंटरपोल बाइंडिंग। समझ में आ गया? तो देखो ये क्वेश्चन अगला बनता है, तो देखिएगा डीसी जनरेटर में, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा, सही है ना, आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा, सही है ना, कम्यूटेशन, आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा कम्यूटेशन दोनों दोष, आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा कम्यूटेशन दोनों दोष कौन सी बाइंडिंग के द्वारा, कौन सी बाइंडिंग के द्वारा कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? बोलो कम कर सकते हैं, कौन सी बाइंडिंग के द्वारा कम कर सकते हो? तो बताओ कौन सी करोगे? कंपेंसेटिंग बाइंडिंग लोगे, इंटरपोल बाइंडिंग लोगे? बोलो कौन सी लोगे मेरे दोस्तों? इंटरपोल ही तो लोगे ना। आंसर क्या आएगा? इंटरपोल बाइंडिंग। बस हो गया काम, इंटरपोल बाइंडिंग। बताओ तुम्हारे ये आज का लॉजिक पूरा समझ में आया कि नहीं है? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों इसका क्यों प्रयोग करोगे? क्योंकि कंपेंसेटिंग बाइंडिंग की अपेक्षा इसका चुंबक ज़्यादा होता है, विरोध दोनों करेगी। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया ना? अब देखो मेरे दोस्तों, अब याद रखना आज मैंने पढ़ाया था तुम्हें कम्यूटेशन दोष, इसका एक क्वेश्चन और है लास्ट, तो देखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन और लिखते हैं। मशीन में कम्यूटेशन दोष, मशीन में कम्यूटेशन दोष, कम्यूटेशन दोष किस प्रकार कम किया जा सकता है? किस प्रकार कम किया जा सकता है? सही है ना, कम किया जा सकता है। अरे राइट है ना, कम किया जा सकता है। किस प्रकार कम कर सकते हो? तो देखो दोस्तों, ए बताना, ए प्रतिरोध बढ़ाकर, बोलो सही है ना, प्रतिरोध बढ़ाकर, कार्बन ब्रुश के प्रतिरोध बढ़ाओगे ना, अरे कार्बन ब्रुश के प्रतिरोध लगाओगे ना, बोलो क्या करोगे? प्रतिरोध बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इंटरपोल बाइंडिंग का प्रयोग करके, इंटरपोल बाइंडिंग का प्रयोग करके, बोलो सही है ना, इंटरपोल बाइंडिंग का क्या करोगे? प्रयोग करके। सही है। अब बताओ सी, देखो अब बताना मेरे दोस्तों, इंटरपोल बाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो आर्मेचर धारा का क्या करेगा? विरोध करेगा ना, विपरीत दिशा में बल लगाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो सी में देखो, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, बस हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करके, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करके और डी क्या आएगा? सभी। बोलो क्या आएगा? सभी। बोलो समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया ना? अब डी क्या आएगा? सभी। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका भी। हाँ जी, अब देखो, बोलो दोस्तों, आज परसों मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाई, अब आर्मेचर प्रतिक्रिया मैंने पढ़ाई, उसके आपको क्वेश्चन लिखाए। आज मैंने तुम्हें कम्यूटेशन दोष पढ़ाया, कम्यूटेशन दोष कैसे कैसे क्या क्या होता है उसके बारे में सिखा दिया, उसके भी क्वेश्चन लगवा दिए। अब तुम देखना, खुद देखना, कोई सी भी बुक हो, कोई सा भी पेपर हो, आप हल करके तो देखो। अगर दोनों दोषों के आपके 99.9% क्वेश्चन सही नहीं हो तो बोलना, मेरे लिखाए हुआ फंसे नहीं तो बोलना। ठीक है मेरे दोस्तों, आज जिस स्टूडेंट ने, जो नया स्टूडेंट है, उसने पहली बार क्लास ली है, प्लीज अगर मैं अच्छा लगा हूं, आपके लिए कुछ अलग चीज दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पुराने लड़के हैं, जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, मेरे दोस्तों, मैं रेगुलर आपके डेली की डेली मॉर्निंग में 7 बजे आपके सामने हाजिर होऊंगा, आपके कुछ नया पॉइंट लेकर। और दोस्तों, अपने दोस्तों से बोलो, उनको जगाओ कि इस अंधेरी नगरी में मत डूबो। आप लोग आए कि नहीं आए, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है, आप जगाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा लखेरा टेक्निकल चैनल पर स्टूडेंटों को आप जोड़िएगा। समझ में आ गया? बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, नमस्कार।